वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे न्यूमेरिकल्स लॉजिकल क्वेश्चन सारे इसी चैप्टर से आते हैं। कुछ भी मिस नहीं करना है, हर चीज ध्यान से सुननी है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको यानी कि स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी मिस नहीं करना है। अच्छा, जब भी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जल्दी बताओ, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं? तो हम क्या तरीका यूज करते हैं? कीवर्ड्स को करते हैं अंडरलाइन और उसके बाद उसमें 5 सेकेंड्स का पॉज लेते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा होगा, 15 सेकेंड का पॉज होगा, पर कोई बात नहीं, आलस मत करना, जरूर 15 सेकेंड का पॉज ले लेना। उससे रिलेटेड जो भी कुछ चीजें तुम्हें याद आ रही है एक बार रिवाइज कर लेना, बोल लेना और उसके बाद फिर स्टार्ट करना बाकी का क्वेश्चन पढ़ना। क्यों बोल रही हो ऐसा? क्योंकि उसका रीजन है, जब भी तुम इस टाइप का रिवीजन करते हो तो बार बार रिवीजन होता चलता है। अगर इन केस कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम भूल गए, कोई बात नहीं, बुक रखो साइड में, कॉपी रखो, नोट्स रखो, एक बार उनको भी देख लो। ठीक है, और फिर से बोल रही हूँ, एंट्रेंस एग्जाम हो या 12th बोर्ड की एग्जाम हो, क्योंकि अब 12th बोर्ड का स्टैंडर्ड ऊपर होते जा रहा है और सिंस उसका स्टैंडर्ड ऊपर होते जा रहा है तो वो भी ट्रिकी क्वेश्चन भेज नहीं रहा है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस दे रहा है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, खासकर जो पूरा का पूरा 12th बोर्ड का जो सेक्शन बी होता है, मतलब जो 3 मार्कर वाला होता है, वो तो पूरा ही आजकल लॉजिकल जा रहा है। ठीक, तो भरोसा नहीं है सीबीएसई का कि कब उसका दिमाग खराब नहीं हो जाए। बोलेंगे अच्छी बात है क्योंकि एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। तो कब सीबीएसई बोले कि चलो अब मैं अपना लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल कर देता हूँ, धीरे धीरे वो उसी राह पे है, पर क्या पता पूरा 100% ही वैसे हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वापस बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। अब तुम्हारा जेन्युइन डाउट आ जाएगा, मैम एक बार क्यों पढ़े? क्योंकि इसका पीछे रीजन है। देखो होता क्या है कि सॉरी, जब तुम एक क्वेश्चन पढ़ते हो पहली बार, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा ब्रेन ना, मतलब जो कॉन्शियस माइंड एकदम लॉजिक से लगाते चलेगा, बोलेगा हाँ ये सब सही है। अब जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ, अब तुम्हारा दिल है कि मानता नहीं, बोलोगे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे और अब यहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा होने लगेंगे, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। या कॉम्पिटिटिव छोड़ो, अगर तुम्हारा, क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहे हैं उसमें एमसीक्यू भी आने हैं बोर्ड में, तो एमसीक्यू में होगा क्या? तुम पहली बार क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद जो अंदर ऑब्जेक्टिव है तुम क्वेश्चन देखोगे और फटाफट ऑप्शंस देखोगे। ऑप्शन देखने के बाद फिर से तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो, तो उसके बाद होता यह है कि तुम्हारा दिमाग अब दूसरे डायरेक्शन में काम करने लगेगा और वही क्वेश्चन जो अभी तुम्हें सीधा सीधा सही समझ में आ रहा था, अब थोड़ा ट्रिकी लगने लगेगा। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, इनफैक्ट मेरे प्रोफेसर ने भी यही कहा था कि एक बार पढ़ो पर बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम हॉल में स्ट्रेस होता है, बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और ब्रेन तो अपना अलग ही चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेस भी है, कंप्लीट भी करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। और अगर 12th बोर्ड के बारे में बात करें तो सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने, कम से कम अपनी नाक शर्मा जी के बेटे से तो ज्यादा नंबर लेके आने, तो ये सारा दिमाग में चलता रहता है कि नहीं? इसीलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वही पैटर्न यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बार बार बोल रही हूँ, हर बार बोलूंगी ताकि वो चीज तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाए। अच्छा, एक और चीज, बहुत जेन्युइन डाउट होता है कि मैम हमने इतना सुन लिया, काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। तुमको मैं अभी यहाँ समझा रही हूँ, मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी, बहुत क्वेश्चन लेके आऊंगी, पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जल्दी बताओ? अगर अच्छे मार्क्स लाने या फिर तुम्हारा बेस्ट देना है तो सेल्फ स्टडी। तो आज जो भी मैंने कुछ पढ़ाया, क्या करोगे? वीडियो सुनने के बाद उसको याद कर लोगे। कल पे मत डालना कि आज हम वीडियो सुनेंगे कल याद करेंगे, नहीं, आज वीडियो सुन रहे हो आज ही याद करो। ठीक है, ये सबसे बेसिक और सबसे बढ़िया तरीका होता है। और दूसरा कौन सा की फैक्टर है? रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे उतने ज्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और मार्क्स हाई आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं बोलती हूँ ना कि 5 सेकेंड्स लो और फिर रिवाइज करो, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है, तो क्या है वो रिवीजन ही है। ठीक है, चलो सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अ वुमन विद ओ ब्लड ग्रुप
मैरीज अ मैन विथ AB ब्लड ग्रुप। ठीक है भैया, अब जैसे ही इतना पढ़ लिया तो क्या याद आया कि एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप O है। तो चलो पहले तो अपन लिख लेते हैं, पैरेलली लिखते चलो। एक वुमेन है भैया, तो वुमेन का सिंबल ड्रॉ किया अपन ने ऐसा, और एक मेल है भैया, इसका सिंबल ड्रॉ कर लिया ऐसे। वुमेन का ब्लड ग्रुप है O, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप, और मेल का या मेन का ब्लड ग्रुप है AB। चलो अब मुझे बताओ, भले यहाँ पे पूछा नहीं है पर वही जो 5 सेकेंड रिवीजन के होते हैं या 10 सेकेंड रिवीजन के होते हैं उससे रिलेटेड, ब्लड ग्रुप डिसाइड किसने किया? तो जल्दी बताओ। तुम्हारी बुक में भी लिखा है, NCERT में भी लिखा है कि हर RBC पे क्या होता है, कुछ शुगर्स के एक्सटेंशंस होते हैं, होते हैं कि नहीं? ठीक है, और यही एक्सटेंशन को हम एज अ मार्कर यूज कर सकते हैं। मार्कर मतलब पहचानने के लिए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। सिर्फ RBC के बारे में मैं नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ तुमको, ये चैप्टर 8 में काम आएगा। ठीक है, जो चैप्टर 8 है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे काम आएगा। वहां पे भी स्पेसिफिकली इम्यूनिटी में काम आएगा और ऑर्गन रिजेक्शन में काम आएगा। ठीक है, क्योंकि यही सेम कंसेप्ट है वहां पे। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, तो हर सेल को पहचानने का एक तरीका है। और क्या तरीका है वो? हर सेल को पहचाना जाता है एंटीजन से। ठीक है, अब एंटीजन क्या होता है, मन में बात आ रही होगी, डाउट आ रहा होगा, तो सुनो ध्यान से। तो हर सेल के ऊपर या तो शुगर का एक्सटेंशन होता है या तो कुछ प्रोटीन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और वो एक्सटेंशन यानी कि चेन। ठीक है, नहीं तो एक्सटेंशन कौन सा एक्सटेंशन बोलोगे, चेन होती है। और उसी से हम पहचानते हैं कि अच्छा ये इस सेल पे लगा हुआ है, मतलब ये एंटीजन की तरह बिहेव करे। एंटीजन मतलब एक ऐसा समझो पहचानने के लिए। ठीक है, तो जैसे RBC के ऊपर कुछ शुगर की चेन्स होती हैं, वैसे ही हर हमारे बॉडी पे जितने भी सेल्स है, बॉडी में जितने भी सेल्स है, उन सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन का चेन्स होती है, शुगर्स की चेन होती है, और वो शेप स्पेसिफिक रहती है, मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रहती है। ज्यादा करेक्ट है बोलना, मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रहती है। ठीक है, मतलब वही चेन पर्टिकुलर वही मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब जब हमारी बॉडी में कोई बाहर का आ जाता है, बाहर का मतलब कौन, बाहर का मतलब कोई माइक्रोब आ गया या कोई पैथोजन आ गया, तो हमारी बॉडी की जो WBC है ये कैसे पहचानती कि अरे ये बाहर का है, ये अपना नहीं है? उन्हीं जो चेन लगी हुई है, जो एक्सटेंशन है शुगर के, प्रोटीन के, उनको पहचान के बॉडी के हर सेल में वो शुगर या फिर प्रोटीन का चेन होगा, जिससे WBC बोलेंगे अच्छा ये सेल अपना है, ये सेल पराया है। ठीक, अब सिमिलरली अपने RBC के ऊपर भी, अगर मैं अब ये क्यों बता रही हूँ इसका अब रीजन तुम्हें समझ में आएगा। मैं अगर बोल रही हूँ कि अगर हमें ये पहचानना है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये जो पहचानने का तरीका होता है, ये उसी तरीके का जो एंटीजन लगा होता है उसको देख के हम पहचानते हैं। ठीक है, अब ये RBC के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं। एंटीजन यहाँ पे किसके बने होते हैं? शुगर्स के बने होते हैं। एकदम एक क्लियर लाइन मेंशन है तुम्हारी NCERT में। ठीक है, अब जो सपोज करो, अब मैं सपोज करो बोल रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, कि अगर इस टाइप का कोई शेप है तो हम इसको बोलेंगे क्या, कि ये A ब्लड ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर शेप कुछ और है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, तो ये बोलेंगे B ब्लड ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर दोनों लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे AB ब्लड ग्रुप है। ठीक, और अगर कुछ भी नहीं लगा है, मतलब RBC टकली है, बेसिकली टकली नहीं बोल सकते, वैसे ही RBC हम, अगर याद होगा, RBC को घोस्ट सेल बोलते हैं, 11th में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस RBC कैसी होती है, RBC कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस ही नहीं है। सोचो जरा, एक सेल है हमारी बॉडी का, हम बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है, हर चीज हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, तो RBC नहीं, हमारे हर सेल का जो भी सारा मेटाबॉलिज्म रहता है उसके इंस्ट्रक्शन कहाँ से आते हैं, उसके न्यूक्लियस से। और मैं बोल रही हूँ RBC घोस्ट सेल होती है, क्योंकि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, तो ये तो नहीं होता, ये तो तुम्हें 11th वाला इंफॉर्मेशन आई। पर अगर एक RBC के ऊपर इस टाइप का शुगर एक्सटेंशन नहीं लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप। ठीक, अब वापस हर चीज ये बताओ, RBC किसकी बनी है, वापस, अरे मिटाई दिया पूरा। ठीक है, ये बताओ RBC किसकी बनी हुई है? अब बोलोगे मैम हीमोग्लोबिन से। बहुत बढ़िया, हीमोग्लोबिन कितनी चेन से मिलके बना है, तो बोलोगे अल्फा चेन, बीटा चेन। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन में भी अल्फा चेन बीटा चेन ना करते हुए, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट है बोलना ग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन में हीम कौन सा पोर्शन है, आयरन वाला पोर्शन है,
ग्लोबिन कौन सा पोर्शन है? प्रोटीन वाला पोर्शन है। अब शुरू करते हैं। तो प्रोटीन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड का अरेंजमेंट से प्रोटीन बनता है, करेक्ट। कहाँ, कब, कौन सी प्रोसेस में ये बनता है? ट्रांसलेशन में बनता है, ठीक है। देखो चैप्टर कौन सा चल रहा है? 5th। मैं 6 की भी इंफॉर्मेशन लेके आ रही हूँ। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये रिवीजन का ही तरीका है, क्योंकि इससे क्या होता है तुम्हें समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक को दूसरे चैप्टर के टॉपिक से मर्ज किया जा सकता है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। तो जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन से बनी है, हीम आयरन पार्ट हुआ, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट हुआ, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, क्योंकि प्रोटीन एट द एंड ऑफ द डे क्या है? एक पॉलीमर है, और वो मोनोमर जो है अमीनो एसिड से बना हुआ है। 2 चेन्स ऐसी अमीनो एसिड के, एक को अल्फा चेन बोलते हैं, एक को बीटा चेन बोलते हैं। अब ये अमीनो एसिड से बना है, मतलब पक्का ट्रांसलेशन से अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है वो अरेंज किया गया होगा, फिर प्रोटीन बना होगा, तो ट्रांसलेशन हुआ होगा, मतलब पक्का ट्रांसक्रिप्शन इसके पहले हुआ होगा आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, यानी कि डीएनए से वो जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया होगा, और वो पूरा एमआरएनए बनके फिर पूरा प्रोसेसिंग हुई होगी, ठीक। अब मैं ये वापस चीजें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो भी सारा आरबीसी कंट्रोल होता है वो हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होता है जीन आई के थ्रू। कौन से जीन के थ्रू? आई के थ्रू, ठीक है। अब ये आई क्यों बोला जा रहा है? अब आई के थ्रू बनाया जाता है। अब इस आई जीन के ह्यूमन में 3 एलील्स होते हैं। एलील्स मतलब क्या? देखो आ गए, उस चैप्टर से इस चैप्टर में आ गए। एलील्स मतलब क्या? ऑल्टरनेटिव। वापस बता रही हूँ, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यानी कि जैसे मैंने बोला हेयर कलर, तो हेयर कलर हुआ एक कैरेक्टर, और ब्लैक कलर के हेयर, ब्राउन कलर के हेयर, ब्लॉन्ड कलर के हेयर, रेड कलर के हेयर, ये सब क्या हुआ है? ऑल्टरनेटिव्स हो गए, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आई जीन है और हमारे पास इसके 3 एलील्स है, कौन कौन से? आई ए, आई बी, और या तो आई नॉट भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, और कुछ बुक्स में स्मॉल आई भी लिखा रहता है। दोनों लिखा है, दोनों सही है, ठीक है। तो आई नॉट ठीक है। अब क्योंकि देखो ये ना दोनों इसलिए सही है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इंटरचेंजेबल करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये हम नहीं बोलेंगे ये गलत लिखा है ये सही लिखा है। दोनों का रेफरेंस कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जनरली ये प्रॉब्लम तुम्हें 12th बोर्ड में तो नहीं देखने को मिलेगी। एंट्रेंस एग्जाम में तुमको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार वो आई नॉट की जगह पे आई स्मॉल आई भी मेंशन कर देंगे, घबराना नहीं, ठीक है। अब जो एलील आई ए और आई बी होता है वो कैसे रहते हैं? डोमिनेंट रहते हैं, नेचर में डोमिनेंट रहते हैं। और बेचारा आई ओ क्या रहता है, या आई नॉट बोलो या स्मॉल आई बोलो, क्या रहता है? रेसेसिव होता है, मतलब दब जाता है। तो देखो जब आई ए और आई नॉट एक साथ आते हैं तो सिंस इसकी टेंडेंसी है दबना, मतलब ये रेसेसिव है, तो ए वाला इसको दबा देगा। मतलब अगर एक ऐसा जीनोटाइप आया जिसमें आई ए और आई नॉट आया तो होगा ये कि ये क्या है? रेसेसिव है नेचर में, सप्रेसिव है नेचर में, तो ये इसको सप्रेस कर देगा और खुद का एक्सप्रेशन लेके आएगा जो है ए ब्लड ग्रुप। या तो ऐसे बोलो, या तो अगर मैं बोलूं कि आई नॉट या आई ओ या स्मॉल आई मतलब कुछ नहीं बनाना है, आरबीसी के ऊपर जो शुगर एक्सटेंशन है कुछ नहीं बनाना है, तो उसमें लिखा है जब कुछ बनाना ही नहीं है तो वो क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा। तो आई ए वाले ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या आ गया? ब्लड ग्रुप ए आ गया। इतना हुआ क्लियर। सिमिलरली जब आई बी और आई नॉट आते हैं तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या है कि कोई आरबीसी के ऊपर कोई चेन नहीं बनानी है, इसने खुद को बोला, ये मतलब इसका एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। अब आई बी ने बोला कि तुम तो वैसे भी रेसेसिव हो तो तुमको अपन सप्रेस करेंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा? बी, ठीक। अब तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन, फिर मैम अगर आई ए आई बी दोनों तरफ से आ गया तो देखो दोनों तरफ से जब आ जाते हैं तो कौन सा वाला फिनोमेना या कौन सा वाला टर्म जो तुमने पढ़ रखा है वो एक्सप्रेस होता है? को डोमिनेंस। ए वाले ने बोला बी वाले को चलो भाई मिल बांट के एक्सप्रेशन करें, तो ए ने भी खुद को एक्सप्रेस किया। देखो कहने को मैंने क्या बोला, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं और ये रेसेसिव है नेचर में, ठीक है। अब ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है, पर दोनों एक दूसरे को बोले कि चलो भाई थोड़ा तुम एक्सप्रेस करो थोड़ा मैं एक्सप्रेस करता हूं और मिलके बनाते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। आई बात समझ में? अब तुम्हारा एक और जेन्युइन क्वेश्चन कि मैम अगर जीनोटाइप आई नॉट रहा या स्मॉल आई रहा तो फिर क्या आएगा? तो कुछ नहीं आएगा। इन दोनों ने, अब ये रेसेसिव ही है नेचर में, याद करो रेसेसिव कब एक्सप्रेस होते हैं? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो होमोजाइगस है, दोनों एक जैसे ही है बिल्कुल। तो अब जब दोनों ने बोला कि कुछ नहीं करना है, मतलब आरबीसी के ऊपर कोई चेन, कोई शुगर की चेन नहीं बनानी है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप बन गए? ओ ब्लड ग्रुप। हुआ इतना क्लियर?
तो अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो सारी चीजें लिखी है इनको हम बोलेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप किसका? ब्लड ग्रुप का। ठीक, अब ये तुमको पता हुआ नहीं, पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या था, अगर तुम ध्यान से देखो, उन्होंने बोला कि एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है O और एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है AB। तो अब मुझे बताओ O कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है? जब जीनोटाइप क्या रहेगा? I0 ठीक है, या फिर स्मॉल आई लिख दिया भैया, दोनों I0। ठीक, अच्छा AB कब पॉसिबल है? जब उसका जीनोटाइप क्या रहेगा? IA और IB। तो हमने वो भी लिख दिया, IA और IB। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या? क्रॉसिंग करवाना। ठीक है, चलो इसको मिटा देती हूँ, मतलब थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, क्लियर दिखेगी स्क्रीन। तो चलो, अब इन दोनों का क्या हुआ था? क्वेश्चन में लिखा था मैरिज हुई थी। ठीक है, अब अपन ने उसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी नहीं पढ़ा, अपन अपना लॉजिक लगा के चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई। तो शादी हो गई तो ये अभी कैसी कंडीशन है मेरे को बताओ? 2 कॉपीज में प्रेजेंट है, यानी कि 2n कंडीशन है। तो बट ऑब्वियस मियोसिस होगा और इन दोनों में से कोई एक आगे पास ऑन होगा, मतलब n में पास ऑन होगा। अब देखो, तो एक बार इस लेडी ने I0 दिया और यहां से क्या आया? कैपिटल A और I0। अब I0 और IA लिखना चाहिए तुम्हारे मन में, जेन्युइन क्वेश्चन। पर अगर याद करो तो जब भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर रहता है तो हम हमेशा कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, या बोलो डोमिनेंट और रेसेसिव होता है, तुमने पनेट स्क्वायर में पढ़ा होगा, तो हम हमेशा डोमिनेंट वाला लेटर पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम पढ़ चुके IA और IB डोमिनेंट है और I0 रेसेसिव है नेचर में। तो मैं सबसे पहले कौन सा लिखूंगी? IA लिखूंगी, फिर लिखूंगी यहां से I0। ठीक, अच्छा अब बताओ इस कंडीशन में इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। क्यों? वापस वही कंडीशन, ये तो इसका नेचर ही है सप्रेस होना, रेसेसिव है, और इसका काम है कि भैया आरबीसी के ऊपर कोई शुगर एक्सटेंशन मत बनाओ। ठीक है, पर ए ने बोला नहीं, मैं डोमिनेंट हूं, मैं तुमको सप्रेस करूंगा। और कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? कौन सा वाला शुगर चेन बनेगा? जो ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और बन गया ए ब्लड ग्रुप। ठीक, चलो तो I0 और जब IB आएंगे तो वापस हम लिखेंगे वैसे IB I0 IB मत लिखना, गलती नहीं है लिखने में, पर करेक्ट तरीका लिखने का ये है कि हमेशा डोमिनेंट वाला लिखते हैं फिर रेसेसिव वाला लिखते हैं। ठीक, तो IB I0 हुआ तो वापस यही सारी कहानी हुई, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप B। ठीक, चलो वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये आया IA I0 और यहाँ पे आया तो IB I0, यानी कि ये बना ब्लड ग्रुप A, ये बना ब्लड ग्रुप B। तो अगर मैं प्रोजेनी देखूं, प्रोजेनी मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स, तो उनका फिनोटाइप मेरे को क्या दिखेगा? 50% लोगों का क्या है ऑफस्प्रिंग का? A ब्लड ग्रुप, और 50% लोगों का कौन सा ब्लड ग्रुप है? B ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे को डिस्कस करने में टाइम लग रहा है, पर तुमको जब याद रहेगा तो फट 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 सब याद हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आ गया समझ में। आप पढ़ ले आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वर्क आउट ऑल द पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। अभी तो किया, फिनोटाइप क्या है? 50% लोगों का ए ब्लड ग्रुप है और 50% लोगों का बी ब्लड ग्रुप है। जीनोटाइप क्या है? जिनका ए ब्लड ग्रुप है वो है IA I0 और IA I0, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनका IB I0। हो गया, हुआ क्या इतना क्लियर? चलो दूसरा पोर्शन देख लेते हैं। डिस्कस द काइंड ऑफ डोमिनेंस इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी इन दिस केस। अरे बाबा, हमने कहानी शुरू करते समय ही बोला था कि जो मतलब IA IB है या जो ब्लड ग्रुप AB है वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। वहीं पे IA और IB मतलब इंडिविजुअली दोनों डोमिनेंट है, पर I0 रेसेसिव है, इसीलिए ब्लड ग्रुप O, देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, ब्लड ग्रुप O, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O है, तो ये फिक्स है कि मेरे को अपनी मम्मी की तरफ से भी O वाला ही मतलब I0 या स्मॉल I ही मिला है, और पापा की तरफ से भी I0 या स्मॉल I ही मिला है। तब जाके दोनों ने बोला चलो एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस मतलब कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना, आरबीसी के ऊपर कोई शुगर की चेन नहीं बनानी, तो इसका बना देते हैं ब्लड ग्रुप O। कुछ आई क्या कहानी समझ में? तो I0 बोलो या स्मॉल I बोलो, या जो ब्लड ग्रुप O के लिए एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली कोई एंटीजन ही नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबल है? कुछ बनाना ही नहीं है उसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर कोई शुगर एक्सटेंशंस लगाना ही नहीं है। तो वो कैसा है नेचर, मतलब O ब्लड ग्रुप कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों तरफ से रेसेसिव वाला एलील मिलेगा। हुआ इतना क्लियर? और वही AB वाला कैसा है? AB वाला है क्या शो करेगा कि मैं भी डोमिनेंट, तू भी डोमिनेंट, चल मिलके क्या करते हैं, एक साथ एक्सप्रेशन देते हैं, जो है ब्लड ग्रुप A एंड B। ठीक, AB, A एंड B नहीं, AB।
ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसके आंसर्स। अपन ने आंसर्स तो वैसे डिस्कस कर लिए, फिर भी देख लेते हैं। ओके, ब्लड ग्रुप ए बी हैज एलील IA, IB एंड O ग्रुप हैज स्मॉल आई। देखो बोला था ना कि या तो स्मॉल आई लिखते हैं या तो आई नॉट लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल में ही एक जगह आई नॉट लिखा है और उसके अगले जगह टेक्स्ट में स्मॉल आई करके लिखा है, दोनों सही है। ठीक है, आगे, which on cross give the both blood group A and B while the genotype of progeny will be IAI। देखो आई नॉट बोलो या स्मॉल आई बोलो, ठीक है, एंड आई। तो देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, IA एंड IB आर इक्वली डोमिनेंट। बोला ही था कि को डोमिनेंट वाला जो फिनोमेना है वो एक्सप्रेस होता है। IA बोलता है मैं भी डोमिनेंट, IB बोलता है तू भी डोमिनेंट, तो चलो मिल के एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट। ठीक, इन मल्टीपल एलिलिज्म द जीन I एग्जिस्ट इन 3 एलिलिक फॉर्म। बोला था ना कि 3 एलील्स में मिलता है, 3 एलील्स में एक्सप्रेस होता है IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक, चलो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। वही तरीका, क्या करेंगे, कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन। चलो, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, गिव एनी 4 सिम्टम शोन बाय सफरर ऑफ दिस सिंड्रोम। तो पूछा है कि बताओ बाबा कि रीजन क्या है ये सिंड्रोम होने का। तो याद करो, तुम अपने चैप्टर में 2 टाइप की डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हो, जो भी डिसऑर्डर्स है तुम्हारे, ठीक है, डिसऑर्डर्स है। सबसे पहला वाला कैटेगरी आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें तुम पढ़ चुके हो कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद थैलेसीमिया, उसके बाद तुम पढ़ चुके हो सिकल सेल एनीमिया। ये सारे तुम कहाँ पढ़ चुके हो, कौन सी कैटेगरी में, मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा वाला कौन सा कैटेगरी है, जल्दी बताओ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये वाला जो पूछा जा रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। क्रोमोसोमल में भी तुम 2 कैटेगरी और पढ़ चुके हो, जल्दी बताओ कौन कौन सी। एक है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, पॉलीप्लॉइडी। तो अगर याद होगा तो एन्यूप्लॉइडी हम क्या किसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहां पे एक क्रोमोसोम या तो ज्यादा हो गया या तो कम हो गया। और इसका मेन रीजन क्या होता है, याद करो, ये इसलिए बोल रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के, अब तो 12th बोर्ड भी MCQ देने वाला है, तो उसके फॉर्म में भी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ सकते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन वही है, उसको तोड़ के कुछ और पूछ लेंगे और अंदर एक रीजन मिल जाएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में मेंशन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, बेसिकली अगर क्रोमैटिड्स, ध्यान से सुनो, अगर क्रोमैटिड्स जब सेपरेशन हो रहा था, जब एनाफेज हो रहा था, तो ढंग से सेपरेट नहीं हो पाए, मतलब बेसिकली एन्यूप्लॉइडी का रीजन है कि सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड प्रॉपर नहीं होता, उस वजह से सिंगल क्रोमैटिड की वजह की जगह पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के आ जाता है। और अगर बड़े पिक्चर में देखें तो रिजल्ट क्या होता है कि एक क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा हो जाता है या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। याद आया? अब बोलोगे मैम ये भी नहीं याद आ रहा है, तो देखो जरा इस वाले चार्ट को, इस वाले यहाँ पे समझाती हूँ। अगर याद होगा ग्रेड 10th का, 10th का नहीं, ग्रेड 11th का चैप्टर 10 सेल साइकिल सेल डिवीजन, वहाँ पे तुमने मियोसिस पढ़ा था, आखिरी में था माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो मेटाफेज को हम कैसे पहचानते हैं, तो मेटाफेज वाली स्टेज में होता क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं। याद आया कुछ? अब ये है जैसे तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम जो एक्स शेप का है, ठीक है। अब ये है, अब मैं ऐसे टेढ़ा बना रही हूँ, हाँ ना, तो समझोगे मैम क्या बना रही है, ये क्रोमोसोम है, इसी को उठा के मैं ऐसे ऐसे लिटा के बना रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, काइनेटोकोर। याद करो, होता है ना कि नहीं, यहाँ पे काइनेटोकोर जिस पे अटैच होता है क्या, स्पिंडल फाइबर। और इन दोनों, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है, मतलब ये दोनों क्रोमैटिड्स हैं, इस क्रोमोसोम को खींच दिया जाता है। तो ये वाली जाती है इस तरफ और ये वाली जाती है उस तरफ। याद करो कि सपोज करो ये एक्स शेप है, ठीक है, अपनी बॉडी का ही बता रही हूँ, तो बीच से प्रॉपर कट होगा, ये वाला पूरा पोर्शन जाएगा इस तरफ। इस तरफ मतलब कहाँ, ये जो सेल है, सेल का जो एक पोल है उस तरफ जाएगा, और बाकी का पोर्शन अब
क्रोमोसोम ये मुंडी नहीं होती है ना, याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो हमेशा काइनेटोकोर वाली जगह पे, ये पढ़ चुके हो तुम 11th वाली ग्रेड में, काइनेटोकोर वाली जगह पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, उनको खींचा जाता है, ठीक है। तो आधा सेट, और ये जब खींचा जाता है अरेंज होता है मेटाफेज में। खींचना कहाँ स्टार्ट होता है? एनाफेज में, याद आया? तो एनाफेज में ये टूट के देखो अब होगा क्या कि खिंच गए, ठीक है। तो खिंचने के बाद कुछ इस तरीके का डायग्राम तुम्हें अगर याद आ रहा होगा, भूले बिसरे गीत गलती गलती से, है ना, याद आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से खिंच गया और एक जा रहा है, एक क्रोमैटिड जा रही है एक पोल की तरफ, एक क्रोमैटिड जा रही दूसरे पोल की तरफ। हुआ क्लियर? तो ये तुमको याद दिलवा रही हूं। तो ये क्यों बता रही हूं मैं? इसलिए बता रही हूं कि यही जो प्रॉपर डिटैचमेंट है दोनों सिस्टर क्रोमैटिड का, अगर ये सेपरेशन ढंग से नहीं हुआ तो होता क्या है, समझो बात को। ये दोनों अब देखो आगे जाके ये एक सेल में कन्वर्ट होगा, वो एक अलग सेल में कन्वर्ट होगा, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर दो अलग अलग सेपरेट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर ये डिवीजन ढंग से नहीं हुआ, मतलब ये दोनों प्रॉपर्ली, एक सिस्टर क्रोमैटिड उस तरफ नहीं गई, उस तरफ मतलब एक पोल की तरफ नहीं गई और दूसरी वाली दूसरे पोल की तरफ नहीं गई, तो होगा ये कि सिंस यहाँ पे ये सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ, मैं एक क्रोमोसोम का सेपरेशन इम्प्रॉपर करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहां तो कुछ नहीं आया और यहां पूरा का पूरा क्या आ गया, क्रोमोसोम उठ के ही आ गया। कुछ हुआ क्लियर? तो रिजल्ट क्या हुआ, यहां पे क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं गया ही नहीं वहां पे। और यहां पे सिंस यहाँ पे सेपरेशन ढंग से नहीं हुआ, क्रोमैटिड ढंग से सेपरेट नहीं हुए, तो यहाँ पे इस वाले, अब अगर मैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देखूंगी तो मुझे क्रोमोसोम का नंबर, पर्टिकुलरली ये वाले क्रोमोसोम का नंबर एक्स्ट्रा दिखेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो रहा है एनाफेज के टाइम पे, मतलब क्रोमैटिड, जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो रही है, तो या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा में एक्सेस में आ गया, या तो अब जैसे दूसरा वाला सेल अब इस जगह एक्सेस में आ गया, यहां पे एक कम हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी देख लो, तो देखो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में कैरियोकाइनेसिस मतलब जो थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, है ना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिविजन। तो न्यूक्लियस का डिविजन तो प्रॉपर हुआ, बट उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो वो ढंग से नहीं हुआ। तो फिर क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट डबल में आ जाता है। 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, 4 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, 8 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। तो याद रखना है कि जो एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, पहली बात वो एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इसलिए होता है क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो ढंग से सेपरेट नहीं हो पाती, तो रिजल्ट ये हो जाता है या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, एक या 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, या तो कम हो जाता है। वहीं पॉलीप्लॉइडी में साइटोकाइनेसिस ढंग से नहीं होती, तो उसका रिजल्ट ये होता है, देखो ये बहुत ना माइन्यूट सेंटेंस है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे, पर यकीन मानो यही क्वेश्चंस बनेंगे किसके, असर्शन रीजन के। तो अगर याद करो एक वीडियो मैंने बीच में अपलोड किया था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो ये जो मैं बता रही हूं इतने देर से कि एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी का रीजन है कि साइटोकाइनेसिस ढंग से नहीं हो रही, एन्यूप्लॉइडी का रीजन है कि दोनों कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे सिस्टर क्रोमैटिड ढंग से सेपरेट नहीं हो पा रही, तो ये कुछ और नहीं बल्कि सीधे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी 12th बोर्ड के लिए भी, क्योंकि अब 12th बोर्ड तो पूरा कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई। अब पॉलीप्लॉइडी जो है, मतलब यहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई। अब पॉलीप्लॉइडी जो है वो ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती, मतलब एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती, ज्यादा करेक्ट है बोलना, प्लांट्स में देखने को मिलती है, प्लांट सर्वाइव भी कर जाता है। ह्यूमन में अगर एनिमल्स में, मतलब वापस ह्यूमन बोल रही हूं मैं, तो अगर पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है तो वो जो जाइगोट है वो सर्वाइव नहीं करता, ठीक, पहले ही खत्म हो जाता है, पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुआ इतना क्लियर? अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, वापस वही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं साथ में। तो अब वो पूछ रहे कि बताओ कॉज क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, तो तुम बोल सकते हो कि एक एन्यूप्लॉइडी वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है, मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनका सेपरेशन ढंग से नहीं हुआ, ठीक है, पर उससे हुआ क्या? अब देखो एक रीजन है, पर उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। मतलब अगर इस इंसान का मैं कैरियोटाइपिंग करूं, कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम की स्टडी करूं, तो मुझे
नॉर्मल इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं कि नहीं? तो इस इंसान में मुझे कैसा दिखेगा? 47 क्रोमोसोम दिखेंगे। कैसे? देखो 3-4 तरीके हैं लिखने के। अभी 3-4 तरीके भी क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वापस पिछले साल टर्म 1 में ये 3-4 तरीकों को देख के ही मतलब ऑब्जेक्टिव में ये मल्टीपल चॉइस में सारे 3-4 तरीके थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो 47 बोलने का 4 तरीके। कौन से 4 तरीके? देखो, या तो बोलो 44 क्रोमोसोम, ठीक है, प्लस XY प्लस X, क्योंकि देखो याद करो ये वाला जो सिंड्रोम है इसमें ये इंसान बाई बर्थ तो होता है मेल, पर एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, उस वजह से इसका नंबर 47 बन जाता है, एक एन्यूप्लॉइडी वाली कैटेगरी, और ये इंसान स्टेराइल भी होता है नेचर में। ठीक है, अभी सिम्टम्स में थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, पर इसको अभी हम कैरियोटाइप बता रही हूँ कि कैरियोटाइप करूंगी तो 47 क्रोमोसोम निकलेंगे, और इसको लिखने का तरीका कैसे। दूसरा इसी को लिखने का दूसरा तरीका 44 क्रोमोसोम बोलो और बोलो XXY, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बोलोगे मैम हमने ऐसा तो पढ़ा नहीं पढ़ा है, पर मैंने खुद CBSE के ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देखा हुआ है और कुछ अच्छी रिफ्रेशर्स में भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी 44 को बोलने का दूसरा तरीका बोलो 22 पेयर, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक तो होते हैं ऑटोसोम, तो ऑटोसोम में तो डिफेक्ट नहीं है इस इंसान के। कहाँ डिफेक्ट है? सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, प्लस बोलो XY प्लस X, या फिर इसी को बोलने का एक और तरीका बोलो 22 पेयर प्लस XXY। हुआ क्या इतना क्लियर? तो देखो ये सब मैं बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन यही रहेगा ऑब्जेक्टिव में आया तो ये चारों में से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी के 3 बट ऑब्वियस गड़बड़ दिए रहेंगे, या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका ये चारों दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक गड़बड़ दिया रहेगा, और अगर गड़बड़ दिया एक तो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और अगर 3 गड़बड़ दिए और एक सही दिया है तो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कैरियोटाइप फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए। ठीक, अब बाय बर्थ तो ये इंसान क्या है? मेल है। देखो इसी को हम इन जनरल टर्म्स में हिजड़ा भी बोलते हैं, सिक्सर्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली हिजड़ा या सिक्सर्स क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर ना बोल के ज्यादा करेक्ट है बोलना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मोर स्पेसिफिकली एन्यूप्लॉइडी है। ठीक, अब हुआ क्या? बाय बर्थ तो इस इंसान में XY क्रोमोसोम था, मतलब बाय बर्थ तो ये मेल है। ठीक है, समझो बात को, बट सेपरेशन नहीं हुआ क्रोमैटिड्स का, उस वजह से एक एक्स्ट्रा X आ गया, और हुआ ये कि जितने भी मेल वाले कैरेक्टर हैं, मेल वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, अब वो हो गए सप्रेस, मतलब वो अब अंडर डेवलप रह जाएंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब अगर तुम बोलोगे तो बाय बर्थ जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, ठीक है, पीनस है, एकदम ठीक है, अपन को लगेगा ये मेल है, बट अंडर डेवलप टेस्टिस रहेंगी। सिंस अंडर डेवलप टेस्टिस तो अंडर डेवलप हार्मोन तो ना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ना स्पर्म ढंग से बनेंगे, अगर बन भी गए तो काउंट बहुत नंबर रहेगा, मतलब एक्टिव स्पर्म बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो वो जनरली मतलब ना के बराबर ही रहेगा, और साथ में ये एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने के कारण ये अपना फेमिनाइन नेचर दिखाने लगेगा, मतलब है तो मेल बट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया। अब उसी को एक वर्ड में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? गायनेकोमेस्टिया। ठीक, साथ साथ जो दाढ़ी मूछे आती हैं, अब देखो मेल वाले कैरेक्टर क्या होते हैं? दाढ़ी मूछे आना। ठीक है, अब ये गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि XY दब रहा है उस X की वजह से, और फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगे, मेल वाले कैरेक्टर सप्रेस होने लगे, तो बॉडी पर हेयर, एग्रेसिव नेचर, ये सब खत्म होने लगेगा। ठीक है, साथ में जैसे मेल्स की वोकल कॉर्ड थोड़ी हैवी वाली होती है ना, प्यूबर्ट पहले बच्चों वाली ही रहती है, प्यूबर्टी हिट होती है, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट होता है, जो वोकल कॉर्ड है हाई पिच से लो पिच वाली बन जाती है, हैवी बन जाती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, साथ में नॉर्मल बात करने का तरीका, चलने का तरीका, इनफैक्ट हिप गर्डल का जो शेप है वो भी ज्यादा फेमिनाइन रिसेंबल करने लगेगा, मतलब ज्यादा फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। कहने को तो क्या है? मेल है, क्योंकि बाय बर्थ क्या है? XY है, बट एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से ये सारे सिम्टम हो गए डेवलप। हुआ क्या क्लियर? अब यही उन्होंने पूछा है, गिव एनी 4 सिम्टम शोन बाय सफरर ऑफ दिस सिंड्रोम, बता दिए इतने सारे, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आंसर। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, देखो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? मेल बोल रहे हैं क्योंकि बाय बर्थ तो वो मेल है। ठीक है, बट उसमें क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, मतलब XXY कंडीशन। ठीक, अब देखो सिम्टम्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब
इसी को वर्ड एक वर्ड में क्या बोलेंगे, गायनेकोमेस्टिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गायनेकोमेस्टिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। उसके बाद फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न, पुअर बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी मूछे नहीं आएंगी, कम आएंगी, ठीक है। अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, बट ऑब्वियस अब ये इंसान के अंडर डेवलप्ड टेस्टिस रहेंगे, सिंस ये नहीं है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखो चाहो तो इन सबको, मेल वाले जितने भी कैरेक्टर है, बियर्ड ग्रोथ, फिजिक, इन सबको तुम बोल सकते हो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल वाले नहीं एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। एंड टॉल स्टेचर मतलब हाइट जो है वो ज्यादा कैसी रहेगी, फेमिनाइज तरीके से रहेगी, ठीक है। वही मैंने बोला ना, जो हिप का डेवलपमेंट उसके बाद चेस्ट हेयर्स नहीं रहेंगे, तो ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक। एंड एक और चीज जो लिखना चाहिए यहाँ पे, वैसे 4 ही पूछे उन्होंने, ज्यादा ही दे दिए, एक और लिख लो, एंड स्टेराइल, अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये वाला सिंड्रोम भी स्टेराइल है, और साथ में इसी के साथ एक तुम पढ़ चुके हो टर्नर सिंड्रोम, जिसमें होता है एग जीरो कंडीशन, वो भी स्टेराइल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इन मेंडल्स ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, मतलब पाइसम सटाइवम, ठीक है, आ गया समझ में। जैसे ही गार्डन पी बोलेंगे हमारे दिमाग में सारे 7 डिस्टिंक्टिव फीचर्स याद आ जाने चाहिए। कौन कौन से, प्लांट की हाइट वाला जिसमें टॉल है डोमिनेंट, डॉर्फ है रिसेसिव, ऐसे सारे याद आना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लावर की पोजीशन, उसके बाद फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, डोमिनेंट और रेसेसिव के साथ, ठीक। आगे, द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन आर ऑब्टेन इन द रेशियो ऑफ, अब वो बोल रहे हैं, अब देखो जैसे वो बोल रहे हैं ना, तो टुकड़े टुकड़े में ड्रॉ करना शुरू करना। वो बोल रहे हैं कि जो F2 जनरेशन है, यहाँ पे F2 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग किस रेशियो में मिल रहा है, ऑब्टेन इन द रेशियो ऑफ 25% प्योर येलो पॉड। अच्छा, अब पॉड बोल रहे हैं, याद रखो, ठीक है, सीड नहीं बोल रहे। सीड में जो डोमिनेंट कलर होता है वो येलो होता है, याद रखना है। सीड में जो डोमिनेंट कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो होता है, ठीक है। पर पॉड में डोमिनेंट ग्रीन होता है, ठीक याद रहेगा। आगे तो वो बोल रहे हैं कि 25% मिले हैं प्योर येलो। अब प्योर येलो का मतलब क्या है कि येलो ही है पूरे, मतलब वो जीनोटिपिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। फिनोटाइप तो येलो हुआ, पर प्योर येलो का क्या मतलब है, प्योर मतलब होमोजाइगस येलो है, ठीक है। अब जैसे पॉड का कलर हमें पता है ग्रीन होता है, तो कैपिटल G हो जाएगा तुम्हारा डोमिनेंट के लिए और स्मॉल g शो करेगा येलो के लिए, ठीक है। 25% है, प्योर है, और उन्होंने एक वर्ड यूज किया है दैट इज प्योर येलो, ठीक है। मतलब दोनों होमोजाइगस है, स्मॉल जी शो कर रहा है ग्रीन पॉड को, और स्मॉल जी शो कर रहा है येलो पॉड को, क्योंकि वो रेसेसिव है, और कैपिटल G शो कर रहा है ग्रीन पॉड को, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद बोला है 50% हाइब्रिड ग्रीन पॉड। हाइब्रिड का मतलब क्या, देखो या तो हेट्रोजाइगस बोलो या तो हाइब्रिड बोलो, ये इंटरचेंजेबल है क्वेश्चन में, ठीक है। तुम हेट्रोजाइगस से ही याद रखो, मतलब कैपिटल G स्मॉल g, ये कितना मिला है 50%, ठीक है। तो याद रखो वो फिनोटाइप के साथ इनडायरेक्टली जीनोटाइप भी बताते चल रहे हैं, ठीक है। आगे, एंड 25% ग्रीन पॉड, और 25% वापस क्या मिल रहा है, 25% ग्रीन पॉड। अब कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो प्योर है होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब कैपिटल G। तो ये रहा तुम्हारा ग्रीन, ठीक है, ये रहा अभी भी ग्रीन ही है पर हेट्रोजाइगस है, और ये रहा तुम्हारा येलो, ठीक है। तो अगर मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, अगर तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो अभी भी 3:1 है, ये 2 है, 50% मतलब क्या 25%, तो ये अभी भी 3:1 का रेशियो चल रहा है फिनोटाइप में। और अगर मैं कहूँ जीनोटाइप का रेशियो, तो वो अभी भी 1:2:1 चल रहा है, ठीक। आगे, विच पॉड कलर इज डोमिनेंट, तब हमें पता है कि अभी तुम याद करके देखो, इसी का हिंट दिया है उन्होंने। कहाँ पे हिंट दिया है, एक तो मेंडल बोल दिया, तो हमें पता है पॉड का कलर फिक्स ही रहेगा, अनलेस और अनटिल वो बोले कि नहीं अब तुम येलो कलर को डोमिनेंट मानो, तो कहानी अलग हो जाएगी। पर जब उन्होंने सिंपल से बोल दिया कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में, तो अपना वही जो स्टैंडर्ड याद करके जा रहे हैं वही एप्लीकेबल होगा। अब वो बोल रहे कि बताओ कौन सा कलर है वो डोमिनेंट है, तो सोचो ऐसा फिनोटाइप जो तुम
हमको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 3:1 के रेशो में, मतलब तुम्हारा ग्रीन कलर क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। यही पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा कलर डोमिनेंट है, तो ग्रीन पॉड का कलर हुआ डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल इन F1 जनरेशन। तो देखो अब ये रिवर्स में पूछ रहे हैं। हमेशा क्या करते हैं क्वेश्चन में, पी जनरेशन की कहानी देते हैं, बोलते हैं F1 निकालो F2 निकालो। अब यहाँ पे F2 जनरेशन की कहानी दे दी है, बोला भी है कि मेंडल ही फॉलो कर रहा है, और फिर पूछा कि बताओ कि F1 जनरेशन कैसी होगी। तो ये तो हमको पता ही है कि जब F1 जनरेशन, अब इन्हीं की लैंग्वेज में, हाइब्रिड होगी। अब हाइब्रिड हमको पता है कि हेट्रोजाइगस बोलना है, ठीक है। तो जब हाइब्रिड होगी और उसकी सेल्फिंग की जाएगी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, तब जाके हमको ये रेशो देखने को मिलता है। जीनोटिपिकली 1:2:1 और फिनोटिपिकली 3:1। ठीक, तो उन्होंने यहीं से देख लिया और पूछ लिया कि बताओ कौन सा फिनोटाइप डोमिनेंट है, तो ग्रीन डोमिनेंट है। फिर वो पूछ रहे कि अब रिवर्स में पूछ रहे, नीचे से ऊपर पूछ रहे कि बताओ F1 में क्या जीनोटाइप रहेगा क्या फिनोटाइप रहेगा। अरे बाबा, तो जीनोटाइप तो यही रहेगा, हाइब्रिड डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और उसके बाद फिनोटाइप, तो फिनोटाइप तो अभी भी ग्रीन ही चलेगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, वर्कआउट द क्रॉस। अब वर्कआउट क्या करना, हमने क्रॉस दिखा तो दिया, तो यही तो ऐसे ही तो आया है पूरा का पूरा। अच्छा, अब बताओ मुझे इसकी ऊपर की पी जनरेशन कैसे रहेगी, क्योंकि वो क्रॉस बोल रहे हैं, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है मेंडल में कहानी अगर उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो हम पी जनरेशन कैसे लेंगे, प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड, जहां पे कैपिटल जी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, फिनोटिपिकली हो गए ग्रीन, क्रॉस होगा एक होमोजाइगस रेसेसिव या सिर्फ रेसेसिव, जो कि है स्मॉल जी या फिर येलो के साथ। जैसे ही क्रॉस होगा तो इसका ये जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा ये रहेगा कैपिटल जी, यहां रहेगा स्मॉल जी, दोनों मर्ज हो जाएंगे, फिर बन जाएगा एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, जिसमें से जीनोटिपिकली 100% सारे ऑफस्प्रिंग ग्रीन ही शो करेंगे, डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर नहीं, डोमिनेंट वाला ही एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा, ऐसा सही है बोलना। ठीक है, और कैपिटल जी स्मॉल जी यानी कि जीनोटिपिकली वो हेट्रोजाइगस रहेंगे। फिर ये कौन से गैमेट देंगे, वापस F1 जनरेशन कौन सी गैमेट देगी, कैपिटल जी और स्मॉल जी, फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी। बस अब इसको फिट कर दो पनेट स्क्वायर में, तो तुमको ये रेशियो मिल जाएगा। यही तो बोला है, रिवर्स में पूछ लिया है। हमेशा यहाँ का रहते हैं, नीचे का पूछता है, इस बार F2 दे दिया, ऊपर का पूछ लिया। ठीक, तो चलो देख लेते हैं आंसर्स क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट है, पता ही है। ग्रीन पॉड कलर, अब वो पूछ रहे कि F1 जनरेशन में क्या है ना, तो अपन ने F1 जनरेशन देखा है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर। उसके बाद वो पूछ रहे कि बताओ पूरा वर्कआउट करके दिखाओ। तो देखो शुरू कहाँ से हुई, प्योर लाइन से। ठीक है, तो कैपिटल जी ये रहा पेरेंटल जनरेशन, जो प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, कुछ भी बोल दो, सब एक ही है, वहां से आया कैपिटल जी, यानी कि अब इसका हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्रॉस हुआ होमोजाइगस रेसेसिव या सिर्फ रेसेसिव। देखो याद रखो, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है, पर होमोजाइगस रेसेसिव बोलना भी गलत नहीं है। ठीक है, रेसेसिव बोलोगे, यही है कि अगर दोनों में से पूछे कि ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना, तो सिर्फ रेसेसिव है बोलना, क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है। ठीक है, पर इन केस तुम कंफ्यूज हो रहे हो, याद नहीं आ रहा, तो बिल्कुल बोल सकते हो होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए होमोजाइगस रेसेसिव लिखते हैं और कभी कभी रेसेसिव लिखते हैं, दोनों सही है, पर वही मोस्ट अप्रोप्रिएट है रेसेसिव बोलना। ठीक, उसके बाद कैपिटल जी होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल जी होमोजाइगस रेसेसिव, फिनोटाइप ग्रीन, इसका फिनोटाइप भी येलो, गैमेट दिए कैपिटल जी स्मॉल जी, दोनों मर्ज हुए, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसी को वो बोल रहे हैं हाइब्रिड ग्रीन यानी कि हेटेरोजाइगस ग्रीन। ठीक, अब वापस ये गैमेट देगा कैपिटल जी स्मॉल जी, फिट करो पनेट स्क्वायर में, तुमको रेशियो मिल जाएगा 3:1। 3 कैसे, ये तीनों के तीनों रहेंगे ग्रीन, ये रहेगा येलो, तो फिनोटिपिकली 3:1, जीनोटिपिकली ये है 25%, ये हुआ 25 मिला के 50%, और ये हुआ 25%। ठीक, उन्होंने नीचे वाली लाइन दे दी, बाकी पूरा का ऊपर का पूछ लिया, इजी था। मूव करें आगे, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। चलो देखते हैं, इन एंटेराइनम मेजस अ प्लांट, अच्छा जल्दी बताओ, एंटेराइनम मेजस
दूसरा नाम क्या है, लोकल नेम, लोकल नेम नहीं बोल सकते, कॉमन नेम क्या है, स्नैपड्रैगन, ठीक है। चलो, जिसमें क्या देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। अ प्लांट विथ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। देखो, इतना ही बोलने के बाद अपनी कहानी वापस बननी शुरू हो जानी चाहिए। क्या है कहानी, जल्दी बताओ। अब ये क्या है, एंटेराइनम मेजस, यानी कि स्नैपड्रैगन जिसमें पी जनरेशन होती है, वापस प्योर लाइन। तो एक होता है कैपिटल आर यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, तो फिनोटाइप है इसका रेड, क्रॉस किया जाता है एक होमोजाइगस रेसेसिव या फिर सिर्फ रेसेसिव जो कि फिनोटाइप है व्हाइट। ये गैमेट देगा आर, ये गैमेट देगा स्मॉल आर, दोनों मर्ज होके बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट या फिर हाइब्रिड। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है मतलब कहने को तो रेड होना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, बट हो गई गड़बड़। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, होना तो चाहिए था F1 जनरेशन में इसका कलर रेड, क्योंकि जीनोटाइप है उसका हेट्रोजाइगस, तो ये अभी भी डोमिनेंट है, इसको सप्रेस करना चाहिए था, बट हो गया कुछ नया चमत्कार, और चमत्कार नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरा आर इसको पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक। और बन गया एक नया इंटरमीडिएट, नया हाइब्रिड प्रोड्यूस हो गया जो हो गया पिंक कलर का। मतलब जब भी इस टाइप का जीनोटाइप आएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी, तो कलर क्या बन जाएगा, पिंक बन जाएगा। अब ये है F1 जनरेशन, तो क्या होगा इसका, सेल्फिंग होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। अब इस कौन से गैमेट दिया जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, लगा दो इनको पनेट स्क्वायर में। अब जैसे ही F2 के लिए तुमने पनेट स्क्वायर लगाया, तो देखो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब रिजल्ट क्या हो गया, कैपिटल आर आर है, मतलब कैपिटल आर है, तो ये है होमोजाइगस कंडीशन, तो ये तो अभी भी हुआ रेड, बट ये वापस आ गया कौन सा कंडीशन में, पिंक कंडीशन में, क्योंकि क्या शो हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये हुआ व्हाइट। तो इस कंडीशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। याद रखना है, जीनोटाइप यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू हेट्रोजाइगस इज टू होमोजाइगस रेसेसिव, या सिर्फ रेसेसिव है 1:2:1 का रेशो। वही फिनोटाइप भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि अगर होमोजाइगस रहेगा तो रहेगा रेड जिसका 1 इंडिविजुअल है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रही तो रहेगा पिंक जिसके 2 इंडिविजुअल है, और वापस रेसेसिव कंडीशन रही तो रहेगा व्हाइट जिसके वापस 1 इंडिविजुअल है। देखो, सिर्फ इतना सा एंटेराइनम सुन के ही, स्नैपड्रैगन वर्ड सुन के ही सारी कहानी याद आ गई कि ये क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस भी एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स में फॉल नहीं करता, ठीक है, ठीक है, याद आ गया। अब क्या, वर्क आउट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 F2 जनरेशन, हो तो गया, हमने इतना ही पढ़ के पूरा सॉल्व भी कर लिया। आगे कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस केस, मतलब सीधा सीधा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं आंसर। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। अब देख लो, सबसे पहले यही एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, वही ड्रॉ किया है, यहाँ भी वही ड्रॉन है, पी जनरेशन रेड व्हाइट, गैमीट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर, होना तो चाहिए था रेड मेंडल जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, पर यह है एक्सेप्शन, इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर पाया, नया फिनोटाइप जनरेट हो गया पिंक कलर का, इसकी सेल्फिंग की गई, तो वापस 2 गैमीट्स निकले कैपिटल आर स्मॉल आर, पनेट स्क्वायर में रेशो क्या आया, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशो सेम आया। The inheritance of flower color in snapdragon or Antirrhinum majus is an example of incomplete dominance when a cross was made between a red flowered plant and a white flowered plant. यही रहा। In F1 hybrid was pink, that is an intermediate between red and white. देखो, तो होना तो चाहिए था red पर हो गया pink, यही लिखा हुआ है, which means that both red and white are incompletely dominant, ठीक है। When F1 individual was self-pollinated, the F2 generation consists of red, pink and white flower appear in the ratio of 1:2:1 respectively. मतलब याद रखना है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम आ रहा है F2 जनरेशन में, जो एक्सेप्शन है मेंडल जेनेटिक्स का, वो कौन सा एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ रेड आइड मेल फ्रूट फ्लाई। इतना ही जब बोलो तो देखो कुछ कुछ चीजें याद आनी चाहिए। फ्रूट फ्लाई कहाँ पढ़ा था तुमने, सबसे पहले बताओ, TH मॉर्गन में।
टी.एच. मॉर्गन, जो जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं, बेसिकली उनको ड्रोसोफिला मैन भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ड्रोसोफिला पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, ठीक है। और कौन से कंसेप्ट दिए थे? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के कंसेप्ट दिए थे, ठीक। तो उन्होंने जब ड्रोसोफिला देखा तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने 2 डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। देखो याद आया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। एक स्टडी किया था उन्होंने उस ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर, और एक स्टडी किया था ड्रोसोफिला की आंखों का कलर। दोनों जो जीन्स थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो थे एक्स क्रोमोसोम पर, वाई पे नहीं थे। मतलब अब इतना क्लियर हो गया कि जो मेल है, ठीक है, उसमें एक्स वाई में जो भी जीन रहेंगे वो एक्स पे रहेंगे, वाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और वही फीमेल में जो भी जीन्स रहेंगे वो रहेंगे एक्स क्रोमोसोम पे, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम से, ठीक। याद करो ड्रोसोफिला में जो पैटर्न रहता है वो सेम पैटर्न रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन का जैसे ह्यूमन में होता है, ठीक है। पर अभी वो काम का नहीं है, अभी यही काम का है, ठीक। उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। अब वो पढ़ चुके थे मेंडल से, बहुत एकदम हेवीली इंस्पायर थे, तो उन्होंने यही डायहाइब्रिड क्रॉस लिया, 2 कैरेक्टर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है, पर एक्चुअली उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस लगाया था, है ना। अब उन्होंने बोला कि अगर मेंडल जेनेटिक्स फॉलो हो रही है तो F2 जनरेशन में वापस मेरे को रेशो मिलना चाहिए 9:3:3:1 का। किसका? फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। पर जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको तो ये रेशो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां आ गया लिंकेज वाला कंसेप्ट। तो लिंकेज वाला कंसेप्ट क्या बोलता था कि सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक। अगर कोई 2 जीन बहुत पास पास में है तो हाई चांसेस है कि वो साथ साथ क्या होंगे, अगली जनरेशन में पास होंगे। मतलब सीधे सीधे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका अगेंस्ट ही बोल रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि 2 कैरेक्टर्स अगर है डायहाइब्रिड क्रॉस में तो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, सब कैरेक्टर इंडिविजुअली आगे फॉरवर्ड होंगे। पर यहाँ पे उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ पे उनको 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिला, और तब तक माइक्रोस्कोपी भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। उन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि अगर क्रोमोसोम में 2 जीन बहुत पास पास में है तो हाई चांसेस है कि अगर ए गया तो बी भी साथ में पास ऑन हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। याद आया? तभी उन्होंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाली थ्योरी दी थी, ठीक। अब याद आ गया सारी कहानी। अब देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेल है तो मेल एक्स वाई ड्रॉ कर लिया। अ रेड आई मेल फ्रूट फ्लाई, ठीक है भैया, रेड आई मेल है तो अब लिख देते हैं ये है रेड आई मेल, ठीक है। आगे इस क्रॉस विथ व्हाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई, तो क्रॉस किया गया है व्हाइट आई फीमेल के साथ। अगर याद होगा बुक का जो डायग्राम है ड्रोसोफिला वाला है, वहां पे उन्होंने व्हाइट आई के बारे में डिस्कस किया है और एक सिर्फ मेंशन कर दिया है वाइल्ड टाइप करके। देखो तुम्हारी बुक में कैसा डायग्राम है, यूं ड्रॉन है और ये दिया ये एक्स क्रोमोसोम है दोनों, और दूसरे वाले में ऐसा दिया और कुछ इस तरह से ड्रॉन है। अगर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रही हूं मैं, रुको वापस ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मतलब समझ में आएगा। तो एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है, एक्स ऐसा दिख रहा है, बुक का ही डायग्राम है वही ड्रॉ करके बता रही हूँ, और एक ऐसा क्रोमोसोम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और ये मतलब जो है वो वाई क्रोमोसोम है। और यहाँ पे अगर तुम अपनी बुक का जो वो डायग्राम जो मैं रेफर बोल रही हूँ करने के लिए ड्रोसोफिला वाला, तो वहां पे यहाँ उन्होंने लिखा है वाइल्ड टाइप। याद आया क्या? उन्होंने क्या लिखा है? वाइल्ड टाइप लिखा है। और यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर लिखा है व्हाइट आई और एक और जो कैरेक्टर वो पढ़ रहे हैं। तो वाइल्ड टाइप मतलब क्या होता है, वो तुम्हारा जेन्युइन डाउट आएगा। तो वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, याद रखो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं डोमिनेंट एलील, ठीक है, ज्यादा करेक्ट है बोलना। अगर किसी भी चीज का मैं बोल रही हूँ कि वाइल्ड टाइप है, मतलब सीधे सीधे मैं उसके डोमिनेंसी के बारे में बता रही हूँ। जैसे अब ह्यूमन में बता दूं कि ह्यूमन का अगर मैं बोलूं कि जैसे तुम्हारा मन में डाउट आएगा कि मैम ह्यूमन के तो इतने सारे रेसेस हैं, अब तुम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि हम सारे लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इवॉल्व हुए, अलग अलग जगह चले गए, फिर हम अलग अलग रेसेस में इवॉल्व हो गए। तो अगर अफ्रीकन लोगों के जो फीचर्स देखोगे, हाइट, ठीक है, उसके बाद डार्क स्किन कलर यानी कि मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा, ब्लैक कलर के हेयर, कर्ली कलर के कर्ली कलर नहीं कर्ली हेयर, उसके बाद ब्लैक कलर्स की आई, थिक लिप्स, ये सारे क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी को अगर मेरे को एक वर्ड में खत्म करना है, मतलब डोमिनेंट भी है, पर अगर मेरे को बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ ये सारे कैरेक्टर कैसे हैं? वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक। अच्छा, एक और चीज जो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो तुमको काम आएगी अगले से अगले वाले चैप्टर में, यानी कि इकोलॉजी का एक चैप्टर है वहां पे,
जिस भी एरिया में, अभी ये मैं ह्यूमन का नहीं बोल रही हूँ, अब मैं इन जनरल बोल रही हूँ, ठीक है, स्पीशीज लेवल के लिए बोल रही हूँ, जिस भी एरिया में अगर हमें पता लगाना है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, मतलब ये स्पीशीज ओरिजिनेट कहाँ से हुई, तो जिस जगह पे उस स्पीशीज की वाइल्ड वेराइटी मिलती है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, वहां यहाँ वाइल्ड टाइप वर्ड यूज किया इसलिए मैं ये इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। जिस भी जगह पे उस स्पीशीज की वाइल्ड वेराइटी मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि वो स्पीशीज उस जगह से ओरिजिनेट हुई है। वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। आ रही है बात समझ में? अब देखो जैसे कि ह्यूमन में जब स्टडी की गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू सारा स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जो अफ्रीकन लोगों के जितने भी फीचर्स हैं, कैरेक्टर है, वो सारे के सारे कैसे डोमिनेंट है, मतलब कि क्या है, वो वाइल्ड टाइप है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि हम सब लोग इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। ठीक, उसके बाद अगर दो चैप्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है तुमको आने वाला है इस बार भी कोर्स में। तो बायोडाइवर्सिटी वाले कंजर्वेशन में जो यूएस की एक कंपनी है उसने पेटेंट करा लिए थे, हल्दी का पेटेंट करा लिया, उसके बाद वो सारा कोर्स में है, ठीक है, कहानी नहीं बता रही, कोर्स का ही बता रही। हल्दी का पेटेंट करा लिया, बासमती राइस का पेटेंट कराया, तुलसी का पेटेंट कराया। तो इंडिया को प्रूव कराना था कि तुमने पेटेंट गलत किया है, ये सारा तो यही होगा, हम सदियों से जन्मों से यूज करते आ रहे। तो हमने कैसे प्रूव किया कि तुलसी हो गया, बासमती चावल हो गया, उसके बाद नीम हो गया, इन सब की वाइल्ड वेराइटी यानी कि वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर को रखने वाली जो सारी स्पीशीज है या वेराइटी वो कहाँ मिल रही है? इंडिया में मिल रही है। तो देखो जेनेटिकली भी हमने प्रूव किया। तो याद रखना है जिस भी एरिया में उसकी वाइल्ड टाइप मिलता है, वाइल्ड वेराइटी मिलती है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर कंसिस्ट करने वाले जो सारे फीचर्स है उस पर्टिकुलर प्लांट में, उस पर्टिकुलर स्पीशीज में वो मिल रहे हैं, मतलब वो स्पीशीज उस जगह से ओरिजिनेट हुई है। ठीक, चलो, तो ये तुम्हें तुम्हारी बुक में यहाँ वाइल्ड टाइप लिखा है इसलिए मैंने मतलब बताया। ठीक है, तो मेल देखा जो है रेड कलर की आई थी, तो वो बेसिकली क्या है? वाइल्ड टाइप। इसलिए अगर देखो तो मैंने आर लिखा है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो आर एंड स्मॉल आर भी चला सकते हो, पर मैं तुम्हारा बुक का ही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। बुक में आर लिखा है और वहां पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, पर याद रखना अगर एक सिंगल कॉपी भी आर की आ गई तो वो कैसी रहेगी? डोमिनेंट रहेगी, रेड कलर की आई ही बनेगी। ठीक है, और वाइट वाली आई कैसी है? रेसेसिव है नेचर में, मतलब होमोजाइगस जब कंडीशन में होगी तभी वो खुद को क्या कर पाएगी? एक्सप्रेस कर पाएगी। याद रहेगा इतना? चलो देख लेते हैं अब क्वेश्चन। तो ठीक है भैया, शादी करवा दी, शादी नहीं मतलब क्रॉस करवाया। आगे, इस क्रॉस विद व्हाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई, वर्क आउट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन F1 एंड F2 जनरेशन। लो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब क्या होगा? ये है तुम्हारा F1 जनरेशन बना रहे, ठीक है, ये P जनरेशन दे के रखा है, F1 जनरेशन। चलो इसका बताओ फिनोटाइप क्या है? मैं सिर्फ रेड आई लिख रही हूँ, आई नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ रेड लिख रही हूँ। और ये हुआ तुम्हारा वाइट। वाइट क्या है? रेसेसिव है, याद रखना दिमाग में। रेड क्या है? वाइल्ड वेराइटी या डोमिनेंट। तो यहाँ से आया X, आया साथ में R, यहाँ से आया X और साथ में आया W। सिंस R डोमिनेंट है तो ये हो गया लाल कलर आंखों का, ड्रोसोफिला का, मेरा नहीं। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, ये आया X, ये आया R, यहाँ से ये आया X, ये आया W, फिर से ये हुआ रेड कलर आंखों का। ठीक, Y के साथ देखते हैं, तो Y में तो कोई जीन है ही नहीं, यहाँ पे आया X, ये आया W, तो मेल हुआ, एक ही X है जो उसके ऊपर रहेगा वही एक्सप्रेस होगा, तो ये आया व्हाइट कलर का मेल। और सिमिलरली दूसरे वाले मेल के साथ भी वही होगा, तो ये आया व्हाइट कलर का मेल। ठीक, ये क्या है? F1 जनरेशन। तो देखो जितनी भी फीमेल पैदा हुई है वो है रेड कलर की और मेल है वो है व्हाइट कलर के। अब सिंस इसका F2 बोला है, मतलब अपन को इन्हीं फीमेल एंड मेल के साथ क्या करना है? क्रॉस करना है। ठीक है, तो क्रॉस लगाएंगे। तो अब मैं इन दोनों का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आया, यहाँ से X आया, तो वापस X और X, तो ये आया R और वो आया W। ठीक है, मतलब ये फीमेल है, ये रेड कलर की आई वाली हो गई। वापस यहाँ से आया X, R और Y, ये मेल है, रेड कलर का हो गया। देखो अभी तक F1 जनरेशन में मेल जितने भी थे व्हाइट कलर के थे, फीमेल जितने भी थी रेड कलर की थी, पर इनके बीच में सेल्फिंग की गई। तो F2 जनरेशन में एक फीमेल बनी है रेड कलर की, एक मेल बना है रेड कलर का। ठीक है, चलो दूसरी फीमेल बनाते हैं। तो दूसरी फीमेल बनी व्हाइट कलर की, क्योंकि याद रखो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो पाएगा। और आखिरी वाला जो मेल बना वो बना वापस व्हाइट कलर का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1:1:1:1 का रेशो दिख रहा है हमको फिनोटाइप में।
दो फीमेल है, उसमें से एक है रेड कलर की आईज वाली और एक है व्हाइट कलर की, दो मेल है, एक है रेड कलर का और एक है व्हाइट कलर का। देखो ये है बहुत इजी। तुम पता है कहाँ कंफ्यूज हो गए, मैं बता देती हूँ। तुम कंफ्यूज हो गए सबसे पहले तो जैसे ये लाइन पढ़ोगे ना कि मेल फ्रूट फ्लाई फिर रेड आई, तो तुम जनरली स्टूडेंट्स के साथ ये होता है सब कुछ बहुत अच्छे से याद करके जाते हैं, सिर्फ वो ड्रोसोफिला वाला क्रॉस के साथ पता नहीं क्या हो जाता है कि वो ढंग से पढ़ के नहीं जाते। वाइल्ड वाले टाइप से भी तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो वाइल्ड मतलब बेसिकली रेड आई मेल के बारे में बात की गई है। याद रखो व्हाइट वाला क्या है, फीमेल नहीं, व्हाइट वाला क्या है, रेसेसिव है नेचर में, मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तभी एक्सप्रेस होगा। और एक और चीज याद रखनी है कि ये वाला मतलब आई का कलर और बॉडी का कलर वाला जो जीन है वो कहाँ पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है। देखो दो तीन कंसेप्ट एक साथ मर्ज हुए ड्रोसोफिला में स्टडी किए गए और जनरली वही थोड़ा समझ में नहीं आता, उस वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिंकेज के बारे में तो बात ही नहीं की है, ये उन्होंने मतलब सोचो इंफॉर्मेशन ली है ड्रोसोफिला वाले से और उठा के पूरा लगा दिया थ्योरी किसकी, मेंडल की। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे वर्कआउट हो गया, हाँ पॉसिबल जीनोटाइप फिनोटाइप सब डिस्कस कर लिया। कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस केस। तो देखो पैटर्न इनहेरिटेंस करना है, तो देखो जरा फादर थे, फादर से वो जीन कहाँ पास हुआ है, डॉटर्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वापस ये मदर बनी ये वाली और मदर से वो जीन कहाँ पास हुआ है, सन में। क्रिस क्रॉस क्या, किस टाइप का इनहेरिटेंस है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर क्या बोला जा रहा है। यही लिखा हुआ है, रेड आई वाली फीमेल है, व्हाइट आई वाला मेल है, क्योंकि याद रखो आर वाला क्या है, वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड वेराइटी और डोमिनेंट। When a red eye is crossed with a white eye female fruit fly, offspring will have both white eye male and red eye female into ratio of 1:1. ठीक, in F2 generation 50% female will be red eye। अब देखो यहाँ पे ये लाइन बहुत अजीब लगेगी, बोलोगे मैम आपने तो 1:1:1:1 का रेशियो बताया। हाँ बताया ना, वो भी सही है। एक ही चीज को बोलने के दो तीन तरीके होते हैं, देखो कैसे। अब जो यहाँ पे तुम देख सकते हो उसमें से 50% फीमेल है, 50% मेल है। ठीक, 50% फीमेल में से भी 50% जो फीमेल है उनकी आंखें रेड कलर की और 50% व्हाइट कलर की है। जो मेल है, जो मतलब 50% मेल है टोटल, और उन मेल में से भी 50% मेल की रेड आई है और 50% मेल की व्हाइट आई है, यही बोल रहे हैं वो लाइन। अब देखो इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका, ऑफस्प्रिंग्स में से 25% है फीमेल, उनकी है रेड आई, 25% है फीमेल जिनकी है व्हाइट आई, 25% मेल है जिनकी है रेड आई और 25% मेल है जिनकी है व्हाइट आई। इसी को बोलने का एक और तरीका 1/4। अब देखो रेशियोज में आ जाओ, 1/4 है रेड आई फीमेल, 1/4 है रेड आई मेल, 1/4 है व्हाइट आई फीमेल, 1/4 है व्हाइट आई मेल। तो ये इसलिए अपन को सारे पैटर्न याद रखने, क्योंकि ये आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक, वही लिखा है उन्होंने कि यहाँ पे 50% फीमेल विल बी रेड आई, मतलब जो फीमेल से, उन फीमेल में से 50% फीमेल की आंखें लाल है। ठीक है, सोई नहीं है जीन के कारण। ठीक है ना, तो बोलोगे आंखें लाल क्यों होती है, क्योंकि सोते नहीं इंसान, तब आंखें अच्छा कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तब। नहीं नहीं, ऐसे 50% फीमेल क्या है, आंखें लाल है रेड आई, 50% की व्हाइट आई है। सिमिलरली जो मेल्स है, जो मेल्स है उनमें से 50% मेल के क्या है, रेड आई और 50% व्हाइट आई। दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन, मोर स्पेसिफिकली सेक्स लिंक्ड जीन तो है, पर कैसा लिंक जीन है, एक्स लिंक्ड जीन है। ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे मेल ट्रांसमिट देयर सेक्स लिंक कैरेक्टर टू देयर ग्रैंडसन थ्रू देयर डॉटर। सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी है, थ्योरी मतलब थ्योरी नहीं बोल सकते, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो उठाया है मॉर्गन वाले पूरे एक्सपेरिमेंट से, उठा के अप्लाई कर दिया मेंडेलियन जेनेटिक्स पे और पूछ दिया कि बताओ किस टाइप का इनहेरिटेंस है, क्रिस क्रॉस है, मतलब पेडिग्री पे शिफ्ट हो गए वो, है ना, जिसमें हम बताते कि मदर टू सन, सन फिर फादर टू डॉटर, वो वाला कंसेप्ट पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन विद ब्लड ग्रुप विद AB ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमन विद O ब्लड ग्रुप। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जल्दी बताओ कर चुके हैं कि नहीं। हमें पता है इस टाइप के केस में, इस टाइप के क्रॉस में देखो होगा क्या, मैन के पास, अब वापस वही पूरी कहानी रिपीट नहीं करूंगी,
वापस ब्लड ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी के ऊपर शुगर्स रहते हैं, वो स्पेसिफिक रहते हैं, उन्हीं को देख के हम बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ब्लड ग्रुप एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, साथ में मल्टीपल एलिलिज्म का, ठीक है। अब कोडोमिनेंस में जो ब्लड ग्रुप ए एंड बी है, मतलब ब्लड ग्रुप ए बी, ए एंड बी नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी शो करता है कोडोमिनेंस, जिसमें जीनोटाइप होता है आई ए आई बी, तो वो साथ में मिलकर अपना एक्सप्रेशन करते, तो फिनोटिपिकली उस इंसान का ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। वहीं जो ब्लड ग्रुप ओ है वो रेसेसिव है नेचर में, जब दोनों तरफ से आई ओ या स्मॉल आई आएगा, जो एक एलील्स है, क्योंकि हमें पता है आई जीन पे रहते हैं, 3 टाइप के एलील्स मिलते हैं, आई ए आई बी और आई नॉट या फिर स्मॉल आई, तो जब दोनों तरफ से आएगा तभी उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब यहाँ पे जब शादी कराई जाएगी एक ऐसे ब्लड ग्रुप वाले के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ओ, तो रिजल्ट ये होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से किसी का भी ब्लड ग्रुप ना ओ होगा ना ए बी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। कैसे? जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ आया आई ए, वहां से आया आई ओ, तो अब हमें यहां पता है कि जो आई ए है वो है डोमिनेंट है नेचर में, आई ओ रेसेसिव है नेचर में, तो वो सप्रेस हो जाएगा और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए एक्सप्रेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आया आई ए और वहां से अभी भी आया आई ओ, तो फिर से क्या होगा, वही कंडीशन आ जाएगी और ब्लड ग्रुप ए एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे देखो आई बी जब आएगा वहां से आई बी, अब आई ए एंड आई बी दोनों डोमिनेंट है, आई ओ या स्मॉल आई क्या है, रेसेसिव है, तो वो सप्रेस हो जाएगा और इन दोनों कंडीशन में बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी। तो यही पूछा है, हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो वर्क आउट ऑल द पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी हो गया। डिस्कस द डोमिनेशन इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी इन दिस केस, तो हमें पता है कि जो आई ए आई बी है वो डोमिनेंट है नेचर में, पर जब साथ में आते हैं आई ए और आई बी साथ में आते हैं तो कोडोमिनेंट शो करते हैं, पर जब आई ए आई ओ के साथ आएगा तो बट ऑब्वियस वो उसको सप्रेस करेगा और ए ब्लड ग्रुप उभर के सामने आएगा। सिमिलरली आई बी और आई ओ आएगा जब साथ में, या स्मॉल आई आएगा, क्योंकि स्मॉल आई या आई ओ रेसेसिव है नेचर में, तो ब्लड ग्रुप बी उभर के सामने आएगा। और आई नॉट या आई ओ या स्मॉल आई रेसेसिव ही है नेचर में, यानी कि जब दोनों तरफ से वो कॉपी मिलेगी तभी ब्लड ग्रुप ओ बन के सामने आएगा। देख लेते हैं, वही लिखा हुआ है, हाफ द प्रोजेनी विल हैव ब्लड ग्रुप ए विद जीनोटाइप आई ए आई ओ एंड हाफ द प्रोजेनी विल हैव ब्लड ग्रुप बी विद जीनोटाइप आई बी आई ओ। आई ए एंड आई बी बोथ the gene are dominant over IO gene, hence progeny show either blood group A or B, while in parents, since both the dominant gene are present together, man will have blood group AB and this phenomena is known as codominance. ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्रॉस मेड बिटवीन अ हाइब्रिड टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट। देखो जैसे ही वर्ड हाइब्रिड दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखो क्वेश्चन में ना बोलने के अलग अलग तरीके, या तो बोलो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, या तो अब नया तरीका कि क्या बोलो, हाइब्रिड बोलो। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि एक एलील यहां से लिया, एक एलील यहां से लिया, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई तो उसको क्या बोलोगे, हाइब्रिड ही बोलोगे ना। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो हाइब्रिड के नाम से भी आ सकता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के नाम से भी आ सकता है। अब देखो तुम ये पूरा क्वेश्चन देखोगे तो तुमको दिखेगा कि यहाँ जीनोटाइप दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, पर इन केस क्वेश्चन को टफ करने के लिए नहीं दिया जीनोटाइप, तो क्या करोगे, खुद ड्रॉ करोगे या खुद लिखोगे उसका जीनोटाइप। ठीक है, जल्दी बताओ, जीनोटाइप यानी क्या, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वो चीज कैसे शो होती है, फिजिकली यानी कि फिनोटाइप। बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या दिया है, देखो हाइब्रिड वर्ड यूज करके उन्होंने जीनोटाइप का क्लू दे दिया है, ठीक है, और बाकी वो क्या बता रहे, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप से हम जीनोटाइप क्या रहेगा उसका आइडिया लगा लेंगे। तो उन्होंने बोला एक हाइब्रिड है मतलब दिमाग में पता चल गया, हमको पता है, सपोज करो टॉल है, तो टॉल 2 ही कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि टॉल एक ऐसा कैरेक्टर है, कैरेक्टर से ज्यादा करेक्ट है बोलना, हाइट कैरेक्टर है और एलील है उसका टॉल, ठीक है, या एक एलीलिक फॉर्म है टॉल, दूसरा वाला है डॉर्फ। ठीक, तो जो टॉल है वो अब 2 कंडीशन में होता है, जल्दी बताओ कौन सा, एक या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो यानी कि कैपिटल टी, या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी को बोलने का दूसरा तरीका हाइब्रिड, मतलब वो बता रहे कि टॉल किस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है। हुआ क्लियर? अब देखो उसको मत देखो, अभी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग में तुम खुद जीनोटाइप क्वेश्चन में मत देखो, खुद प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करो, फिर एक बार सही चल रहा है कि नहीं अपना लॉजिक, उसके लिए फिर उसका जीनोटाइप देख लो। ठीक, अब देखो टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट। अब रेड कलर जो है तो वो भी कैसा है, रेड था, याद करो तुमने स्नैपड्रैगन में पढ़ा हुआ है, रेड
एंड व्हाइट था, तो व्हाइट था उसका क्या, रेसेसिव वाला, और रेड क्या था, डोमिनेंट वाला। अब वहां क्या लिखा है उन्होंने, जल्दी बताओ, और यहाँ पे हाइब्रिड वर्ड लिखा है, तो वापस जो डोमिनेंट है वो दो कंडीशन में आ सकता है, कौन कौन सा, या तो हो सकता है वो कौन सा, होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि कैपिटल आर, या फिर हो सकता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हेट्रोजाइगस कोई बोलने का दूसरा तरीका क्या, वो लिखा है हाइब्रिड। ठीक, मतलब ये क्लियर हो गया कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि दो कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जा रही है, एक है हाइट, एक है कलर, और दोनों कैसे कंडीशन में है, हाइब्रिड कंडीशन में है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो ये हुआ तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर। चलो अब किसके साथ क्रॉस लगा रहे हैं, डॉर्फ। अब तुम्हें पता है ये क्या है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है, तो डॉर्फ को कैसे लिखोगे, स्मॉल टी के साथ। तो देखो मत देखो अभी बिल्कुल मत देखो, खुद ही लिखो, स्मॉल टी लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो डॉर्फ होता है या जो रेसेसिव रहता है वो कौन सी कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। तो वापस या तो होमोजाइगस रेसेसिव बोलो या तो सिर्फ रेसेसिव बोलो। अगर मैंने पूछा बताओ इन दोनों में से सही क्या है बोलना, तो करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ रेसेसिव है, क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है। अब फिर से बोल रही हूं, बार बार सपोज करो तुमको नहीं याद रह रहा, किसी वजह से नहीं याद रह रहा है, मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए याद कर लो होमोजाइगस रेसेसिव। कभी कभी क्वेश्चन में, मतलब इनफैक्ट सीयूईटी के एग्जाम में मैंने देखा था, एक क्वेश्चन में उन्होंने कभी रेसेसिव लिखा है और तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए होमोजाइगस रेसेसिव लिखा है। अब होमोजाइगस रेसेसिव बोलो सिर्फ रेसेसिव बोलो एक ही चीज है, ठीक है, पर हाँ ज्यादा करेक्ट वे है सिर्फ रेसेसिव बोलना, क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। ठीक, चलो तो डॉर्फ का लिख दिया हमने स्मॉल टी। व्हाइट का कैसे लिखेंगे, अब कैपिटल आर था डोमिनेंट का, तो स्मॉल आर बन जाएगा किसका, रेसेसिव का। अब बताओ, अब मैं आगे नहीं पढ़ रही, ठीक है, बिल्कुल आगे नहीं पढ़ रही। एक बात बताओ, एक ऐसा क्रॉस जिसमें जो जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस जो कंडीशन वाला है, उसका क्रॉस लगाया जा रहा है, दोनों जो कैरेक्टर है दोनों रेसेसिव है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, एक तरीके का टेस्ट क्रॉस ही हुआ। अच्छा जल्दी बताओ टेस्ट क्रॉस क्यों लगाते हैं, तो टेस्ट क्रॉस अननोन जीनोटाइप के बारे में पता लगाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म का अननोन जीनोटाइप है, नहीं पता जीनोटाइप है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पता है, फिजिकल अपीयरेंस में भी हमको डोमिनेंट वाली चीजें दिख रही है, पर हमको पता है कि डोमिनेंट दो टाइप के जीनोटाइप में एक्सप्रेस होता है, या तो हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर। देखो इसमें भी और इसमें भी सेम फिनोटाइप देगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, ये दोनों अलग अलग जीनोटाइप लिखा हुआ है, क्या बोल रही हूं मैं, अलग अलग जीनोटाइप लिखा हुआ है, मतलब ये है पूरा का पूरा होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, पर यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस, ठीक, पर दोनों का फिनोटाइप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये भी टॉल एंड रेड है, ये भी टॉल एंड रेड है। ठीक, तो सपोज करो यहां तो उन्होंने दे दिया जीनोटाइप पर सपोज करो कि एक टेस्ट क्रॉस क्यों लगाया जाता है, कि अगर हमें एक अननोन जीनोटाइप के बारे में पता लगाना है कि भैया क्या है इसका जीनोटाइप, पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं, जिसका पता लगाना होता है उसका क्रॉस किसके साथ करवाते, पूरा रेसेसिव वाले के साथ करवाते हैं। अब देखो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कैसा क्रॉस लगाएंगे कि दोनों कैरेक्टर कैसे रहे, रेसेसिव रहे। ठीक, अच्छा अब इससे होगा क्या, अब तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन, मैम इस क्रॉस से पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ध्यान से सुनना, जो हमारा रिजल्ट आएगा अगर वो पूरा का पूरा क्या है, 100% डोमिनेंट वाला फिनोटाइप शो कर रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, 100% डोमिनेंट वाला फिनोटाइप शो कर रहा है, तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि बाबा अगर 100% डोमिनेंट है तो पक्का जो जीनोटाइप है अननोन ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है। पर उसी जगह पे सपोज करो कि 100% डोमिनेंट की जगह पे आ रहा है 50-50 रेशो,
ठीक है, या 50-50 रेशियो से ज्यादा करेक्ट है बोलना, जितने ऑफस्प्रिंग है, जितने जीनोटाइप मिल रहे हैं उनके सारे सेम रेशियो आ रहे हैं। ज्यादा करेक्ट है क्या बोलना, सेम रेशियो आ रहे हैं। 50% नहीं बोल सकते हमेशा, क्योंकि 50% तब सही है जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगाएंगे, और उसमें जब टेस्ट क्रॉस लगाएंगे तो फिर 50-50 आता है। अब डाई हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड में हो सकता है कि दो जीनोटाइप्स या दो फिनोटाइप ना बने, तो उससे ज्यादा बन सकते हैं फिनोटाइप। तो उस केस में जो भी तुम्हारा ऑफस्प्रिंग आ रहा है, मतलब क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर वापस बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। अगर 100% रिजल्ट एक जैसा ही है, 100% जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए उनका जो रिजल्ट है सारे के सारे मेरे को कैसा फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, डोमिनेंट ही देखने को मिल रहा है, तो मैं ये कंक्लूजन करूंगी कि जो अननोन जीनोटाइप था वो कैसा था, एक होमोजाइगस था। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, पर अगर जो भी मेरे को ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं यहाँ पे, उनके जितने भी फिनोटाइप बन रहे हैं उन सबका मेरे को सेम रेशियो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मेरे को सेम रेशियो मिल रहा है। याद करो, फिनोटाइप बोल रही हूँ, का सेम रेशियो मिल रहा है। मतलब अगर 4 फिनोटाइप है तो 4 ऑफस्प्रिंग है, मतलब 4 ऑफस्प्रिंग है और उनके 4 फिनोटाइप है और 4 ही इंडिविजुअल उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सही है बोलना। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिंस रेशियो सब सारे टाइप के फिनोटाइप का सेम है, तो मेरा जो अननोन ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस है नेचर में। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या पूछा है इसको हटा देते हैं, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो हटाते हैं। तो ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में क्रॉस लगाओ। ठीक है, तो लगा देते हैं बाबा। बताओ सबसे पहली चीज कहां से शुरू होती है, अच्छा क्रॉस तो लगाना है। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट इन F1 जनरेशन, मतलब अगली जनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, गैमीट्स का फॉर्मेशन। चलो ये मुझे बताओ जल्दी, फिनोटाइप क्या। अब देखो तुमको पता है, फिर भी मैं ये चाहूंगी कि एक प्रैक्टिस में डाल लो, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर ये पैटर्न आ गया ना तुमको, तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, गलती की चांसेस थोड़े कम रहेंगे। अब देखो फिनोटाइप, कैपिटल टी है मतलब भैया टॉल ही है, कैपिटल आर है यानी कि भैया रेड ही है, ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेंट है। स्मॉल टी और स्मॉल आर को सप्रेस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, रेसेसिव है। अब टॉल की जगह पे क्या रहता है, ड्वार्फ रहता है, ये लिख दिया ड्वार्फ। ठीक है, उसके बाद रेड की जगह क्या है, व्हाइट है। ठीक, ये क्या रहा तुम्हारा, फिनोटाइप रहा। जीनोटाइप बताओ, अब पता है तुमको, फिर भी पूछ रही हूँ, क्या है जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस है, दोनों हेट्रोजाइगस है। ठीक, ये बताओ दोनों रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव सही है बोलना कि रेसेसिव, सिर्फ रेसेसिव। ठीक है, वही मैंने बोला कि अगर नहीं याद हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि बोलो मैम कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर याद करो होमोजाइगस रेसेसिव, पर धीरे धीरे हैबिट लेके आओ कि रेसेसिव ही बोलो। ठीक, चलो अब बताओ मेरे को, तो जीनोटाइप तो तुम्हें पता चल गया, क्वेश्चन में भी दिया था। अब गैमीट का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक, अब बताओ कैसे गैमीट फॉर्म होंगे। अब बोलोगे मैम इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पर मैंने ट्रिक बताई थी ना। बताओ क्या करोगे, सबसे पहले एक एक कैरेक्टर को लो, उसका एक एलील को ऐसे हाथ से प्रेस कर दो। अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, कैपिटल टी, लिख दो कैपिटल टी। यहाँ का छोटा वाला जो दूसरा वाला कैरेक्टर का दूसरे वाले एलील को प्रेस कर दो, क्या दिख रहा है, कैपिटल आर, लो लिख दिया। अच्छा, अब कैपिटल आर को सब प्रेस कर दो, क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक, अब ये स्मॉल टी को हटा दो और अब कैपिटल टी पे अपना हाथ रख दो, क्या आया, कैपिटल टी, और क्या आया, कैपिटल आर। अच्छा अब बताओ, अब ये और इसको दबा दो तो आया तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल आर। हुआ क्लियर, ये 4 ही तो गैमीट्स मिलेंगे, और कौन सा नया निकलेगा। अच्छा यहाँ बताओ क्या होगा, अब ये दोनों सेम ही है तो स्मॉल टी ही आना है, ये दोनों सेम ही है तो स्मॉल आर ही आना है। ठीक, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, अब हम इनको लगाएंगे क्रॉस या फिर पनेट स्क्वायर में। ठीक, तो देख लो जरा यहाँ पे ध्यान से, और ये रहा स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ रहा कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ रहा कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ रहा। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो सारे कॉम्बिनेशन एक जैसे ही बन रहे, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे रहेगा स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, अब ठीक है, देखो चारों अलग अलग है। हाँ ठीक, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, और आखिरी वाला स्मॉल टी स्मॉल आर।
आप क्या करेंगे, बस क्रॉस लगा देंगे। तो इन दोनों के कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल वाला लेटर ही लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी लिखा, फिर यहाँ स्मॉल टी लिखा, फिर कैपिटल आर लिखा, फिर स्मॉल आर लिखा। चलो साथ साथ बताते भी चलो। इसका फिनोटाइप क्या है, बोलोगे मैम टॉल रेड, बहुत बढ़िया, लिख दो भैया टॉल एंड रेड। चलो यहाँ बताओ वापस, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसका बताओ टॉल एंड वाइट, बहुत बढ़िया। चलो इसका बताओ मेरे को, दोनों स्मॉल है तो स्मॉल टी, एक आर कैपिटल है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका क्या रहेगा डॉर्फ, और साथ में सिंस कैपिटल आर है तो रेड, ठीक। आखिरी वाला देखो, स्मॉल टी, स्मॉल आर, तो ये क्या है तुम्हारा, स्मॉल टी क्या है, डॉर्फ है, और आखिरी रेड रहेगा कि व्हाइट रहेगा, व्हाइट। क्यों व्हाइट रहेगा जल्दी बताओ, क्योंकि स्मॉल आर रेसेसिव को शो करता है, ठीक। अब देखो जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर जितने भी फिनोटाइप आ रहे, देखो अब यहाँ पे 4 फिनोटाइप्स आ रहे, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, डॉर्फ रेड, डॉर्फ व्हाइट, ठीक। ये चारों फिनोटाइप आ रहे और चारों फिनोटाइप सेम रेशो में है कि नहीं। देखो मैंने बोला था कि अगर मोनो हाइब्रिड रहेगा तो 50-50 रेशो बनेगा फिनोटाइप का। अब डाई हाइब्रिड है तो 25-25-25-25% है, तो सारा सेम ही परसेंटेज ना, मतलब 1:1:1:1। तो जब ऐसा रेशो आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो जीनोटाइप है जिसका फाइंड आउट करना है, ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है, पर जनरली ये फाइंड आउट करना रहता है। तो फिर उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये कैसा था, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। हुआ क्लियर। अब देखो वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द जीनोटाइप, लिख दिया भैया जीनोटाइप चारों का, ऑफ प्लांट्स इन F1 जनरेशन, लिख तो दिया, अब और क्या चाहिए, हो गया। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो कैपिटल टी सबसे पहले यहां आया कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल आर, चलो यहां दिया हुआ है। फिर आया स्मॉल टी, ये आएगा कैपिटल आर वापस, और स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक। उसके बाद यहां पे देखो ये तो दोनों सेम है तो सेम ही आएंगे। यहां पे देखो तो स्मॉल टी और स्मॉल आर यहां पे आया, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल टी, स्मॉल आर। रिजल्ट ए हुआ, तो देखो रेशो क्या है, 1:1:1 का रेशो, ठीक है। मतलब अच्छा ये 1:1:1 कैसे हम बोल सकते हैं, 25%, 25%, 25%, 25% मिलके पूरा 100% हो जाएगा, ठीक। अच्छा जल्दी बताओ कि अगर इसी जगह पे ये वाली जो चीज है, ये वाली कौन सी, ये वाला जो अननोन जीनोटाइप है, यहाँ तो जीनोटाइप दिया हुआ है, पर इन केस ये वाला जो रिजल्ट है, सपोज कर हम क्रॉस करवाते और यहाँ वाला रिजल्ट 100% प्रोजेनी एक ही टाइप के फिनोटाइप को शो करती जो डोमिनेंट था नेचर में, तो हम क्या कंक्लूजन करते कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। हुआ क्या क्लियर। नहीं विश्वास हो रहा, बोलोगे नहीं मैम विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं करके दिखाती हूँ, भले क्वेश्चन में नहीं है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है इसलिए मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर यहाँ वाली चीज क्या होती, पूरी होमोजाइगस डोमिनेंट होती दोनों के लिए, मतलब दोनों के लिए मतलब कैसा ड्रॉ होगा कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, क्रॉस कराया जाता है स्मॉल टी, स्मॉल आर के साथ, तो जो प्रोजेनी आती वो 100% मतलब पूरी की पूरी एक ही फिनोटाइप शो करती जो था डोमिनेंट। देखो करके अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं करना है पनेट स्क्वायर से ड्रॉ करके करना है, उसमें कंफर्टेबल हो तो वो भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे जिससे तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है, पर वापस ज्यादा करेक्ट है पनेट स्क्वायर को ड्रॉ करके करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में उसकी मार्किंग ज्यादा वैलिड है। अच्छा वापस वही तरीका, फिनोटाइप टॉल, रेड, डॉर्फ, व्हाइट, जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक। गैमीट अब दोनों सेम है तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं। अब ये फिट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखो जितने भी ऑफस्प्रिंग बने सबके सब एक ही फिनोटाइप के बने, 100% डोमिनेंट वाला फिनोटाइप आ गया, तो मैं क्या बोल सकती हूं कि जो पेरेंट्स था या जो अननोन जीनोटाइप था जो डोमिनेंट वाला, वो कौन सा वाला डोमिनेंट कैटेगरी में बिलोंग करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट। हुआ क्या क्लियर इतना? तो याद रखो टेस्ट क्रॉस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते थे, आते हैं, आते रहेंगे, ठीक। चलो
मूव करते हैं, इसको ठीक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। देखो ह्यूमन बीइंग, और बताओ और कौन सा एक इंसेक्ट है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न सेम है? ड्रोसोफिला। बहुत बढ़िया। अच्छा जल्दी बताओ, ड्रोसोफिला मैन किसको बोला जाता है, मतलब कौन से साइंटिस्ट को बोला जाता है? नहीं याद आ रहा? टी.एच. मॉर्गन। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था स्टडी करने के लिए, ठीक। अच्छा जल्दी बताओ, अब डिस्कस ही कर रहे हैं तो जल्दी बताओ कि पाइसम सटाइवम या गार्डन पी या मटर किसने स्टडी किया था? मेंडल ने, ठीक। हुआ क्लियर? अच्छा अब टी.एच. मॉर्गन की बात आ ही गई है तो मुझे बताओ उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि देखो टी.एच. मॉर्गन फॉलो करते थे मेंडल को, ठीक है। उनको लगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में जैसे 9:3:3:1 का रेशियो दिया है डायहाइब्रिड में, तो सेम जब मैं ड्रोसोफिला के साथ भी सेम क्रॉस लगाऊंगा तो मेरे को भी 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। तब आया, तब और डिस्कवर करते गए और स्टडी करते गए, तब पता चला कि ये लिंकेज के कारण होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन क्या है, बहुत पास पास में है, तो हाई चांसेस है कि अगर ए वाला जीन आगे पास ऑन होगा तो उसके साथ फ्री में कौन जाएगा? बी वाला जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम। तो जितना दूर जीन उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस, जितना पास जीन उतने कम रिकॉम्बिनेशन के चांसेस, ठीक। ये याद रखना है अपन को, ठीक है। चलो अच्छा तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ह्यूमन बीइंग में पूछा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में सेम तरीके से होता है। 10th क्लास का क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। तो फीमेल हमें पता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम से बनी होती है। चलो यहाँ मेंशन नहीं है, फिर भी एक चीज पूछ रही हूं, जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो बताओ क्या प्रोड्यूस होता है या क्या दिखता है? अगर मैंने एक सेल ले लिया, सपोज करो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल में पूछते हैं, वाइवा में जो एक्सटर्नल आएंगे वो पूछते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने एक सेल लिया, ठीक, और उसका मैं न्यूक्लियस देख रही हूँ, क्रोमोसोम नहीं दिख रहे पर न्यूक्लियस देख रही हूँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे, और मुझे बताना है कि वो जो सेल है वो मेल के सेल है कि फीमेल के सेल है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो मुझे क्या दिखेगा? बार बॉडी दिखेगी। देखो तुम्हारी बुक में कोने में मेंशन किया हुआ है, बार बॉडी दिखेगी। तो बार बॉडी अगर तुमको माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि वो फीमेल का सेल है। कैसे पता चला? जब भी 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो एक बार बॉडी प्रोड्यूस होती है, और वही मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो कोई बार बॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब अगर बार बॉडी प्रेजेंट है तो वो है फीमेल, अगर बार बॉडी एब्सेंट है तो वो है मेल। ये रही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। नहीं था क्वेश्चन में पर रिवाइज कर रहे तो पूछ लिया। ओके अब बताओ ये फीमेल है, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों एक ही जैसे, देखो वही चीज, तो गैमीट क्या देगा? एक्स ही देगा बाबा। वहां पे 2 तरीके के गैमीट दिए जाएंगे, एक एक्स एक वाई। अब गैमीट तुम्हारे मन में जेन्युइन डाउट, एक बात बताओ, ये XX कौन से कंडीशन में है? 2n कंडीशन में है। देखो टोटल समझो, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। वापस याद रखना है अपन को, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। उनमें से क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक क्या बोलते हैं उनको? ऑटोसोम। और आखिरी वाला जो पेयर बच गया, 23rd क्रोमोसोम, 23rd पेयर है ना, वो कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक जो क्रोमोसोम है वो बाकी बॉडी के फीचर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो 23वां क्रोमोसोम है जिसमें एक्स और वाई आता है, तो वो क्या डिटरमाइन करते हैं इंसान का या ऑर्गेनिज्म का? जेंडर। ऑर्गेनिज्म ना बोल के ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला का, ठीक, क्या डिटरमाइन करते हैं? जेंडर डिसाइड करते हैं। अब तुम्हारे मन में जेन्युइन डाउट, मैम सिर्फ जेंडर ही डिसाइड करते हैं क्या? नहीं, ये तुम पढ़ चुके हो, जेंडर के अलावा भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। कहां पढ़ा है तुमने? तुम पढ़ चुके हो उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स में अपनी बुक में, जहां पे जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है वो कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, मतलब उसका जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस वाला वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। हीमोफीलिया पढ़ चुके हो, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया तो चलो ठीक है वो ऑटोसोम का है तो इसका नहीं हुआ। तो तुम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ चुके हो, उसके बाद हीमोफीलिया पढ़ चुके हो। तो ये दोनों किसके, कहां पे इन दोनों के जीन?
एक्स क्रोमोसोम पे, अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्स क्रोमोसोम में भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या लोकस पे अगर वो जीन डिफेक्टिव हो गया तो हो जाएगा बाबा कलर ब्लाइंडनेस। वापस डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आ रहा है, मम्मी की तरफ से भी मिल रहा है, पापा की तरफ से मिल रहा है, कि सिर्फ कैरियर है वो, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा और कौन सी चीजें पढ़ी हैं? सिर्फ जो एक्स क्रोमोसोम पे होता है या सिर्फ जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे होता है? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कभी तुमने देखा है कि देखा होगा जो अंकल्स लोग रहते हैं उनके ना कानों पे बाल आने लगते हैं, देखा है? जो अंकल लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो कानों पे बाल जैसे गुच्छे गुच्छे बना के से घूमते रहते, कितना गंदा लगता है। ठीक है, तो वो जो है वो कभी फीमेल्स में देखा है कि कानों के ऊपर ऐसे बाल उग के आ रहे? नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैरेक्टर है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे होता है। बुक में नहीं दिया है, बता रही हूं मैं तुमको, वो सिर्फ कहां होता है? वाई क्रोमोसोम पे। अच्छा एक और बताती हूँ, कभी देखा है अंकल लोग जैसे 40s में आते हैं टकले होने स्टार्ट हो जाते हैं, देखा है कभी? हाँ, क्यों? क्योंकि जो बाल्डनेस वाला जो टकलेपन वाला जो जीन है वो कहाँ है? सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे है। ठीक है, मतलब देखो वाई क्रोमोसोम इंसान का जेंडर तो डिसाइड कर रहा है, पर इसके साथ साथ टकलापन, अगर वाई के बारे में बात करूं मर्दों में या मेल्स में, या बालों के ऊपर जो गंदे वाले गुच्छे रहते हैं बालों के, वो डिसाइड कर रहे हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम आजकल तो औरतों के भी बाल झड़ने लगे। हाँ झड़ रहे हैं, पर हो सकता है वो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो। मैं वो वाले बाल्डनेस के बारे में बात कर रही हूँ, जब 40 होता है तो ऐसे बीच से गायब चंदा मामा शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये सब मैं क्यों बता रही थी? क्योंकि ये क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करेगा और बाकी के जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक, वो बाकी सारी चीजें देखेंगे। ऐसा नहीं है, ये जेंडर तो देखेंगे, साथ में भी कुछ कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो ये एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, चलो तो वापस आ जाते हैं इसी टॉपिक पे। तो जब एक्स वाई वापस मर्ज होगा क्या बनेगा? फीमेल। क्या बनेगी? फीमेल, है ना? ग्रामर गड़बड़ हो गया। और जब एक्स मर्ज होगा तो क्या बनेगी? फीमेल। और जब एक्स वाई मर्ज होगा तो क्या बनेगा? मेल। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है, ये दोनों के गैमीट कैसे हैं? सेम है, तो होमोगैमेटी शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? दोनों गैमीट अलग अलग है, मतलब डिटरमाइन करने वाला फैक्टर या करने वाला, डिसाइड करने वाला कौन है? एक मेल है। तो ये कैसे हो गया? ये सेम है तो हो गया होमोगैमेटी, और ये अलग अलग है, मेल्स में अलग अलग होता है, एक्स होता है, वाई होता है, तो वो हो गया हेटेरोगैमेटी। एक और चीज जो मैं समझा रही थी कि जो XX है वो है क्या? 2n कंडीशन में। ठीक है, अब इनका क्या होगा? मियोसिस होगा कि नहीं? मियोसिस n में कन्वर्ट होगा, तो बट ऑब्वियस इसका नंबर आधा आएगा, अब हाफ होगा, तो दोनों सेम है तो x ही आएगा। वही मेल्स में ये क्या है? अभी 2n कंडीशन में, तो बोलोगे मैम मियोसिस होगा तो क्या आएगा? तो कुछ स्पर्म्स में x आएगा, कुछ स्पर्म्स में y आएगा। अब ये तो बाय चॉइस है कि जब फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है तो सबसे सामने कौन सा स्पर्म है ओवम के साथ जो फ्यूज करेगा वही जेंडर होगा। हुआ क्लियर? अब ये मत पूछो मैम उसमें भी सबसे सामने स्पर्म रहेगा जो फिट होगा। हम सोचो, हम खुद अगर कभी ऐसे फील हो ना कि अरे यार अपन लूजर, जैसे कोई बहुत कुछ नेगेटिविटी बोल रहा है और तुमको डल फील हो रहा है, तो बिल्कुल डल मत मानना। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी 2 करोड़ स्पर्म को पिछाड़ के हम पैदा हुए हैं, मतलब इतना तगड़ा रेस देके पैदा हुए हैं, तो फिर बाकी जो ये तुम्हारे CBSE लेवल की कंपटीशन है वो तो फेस कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो सबसे आगे स्पर्म था उसी ने ओवम को फर्टिलाइज किया और हम पैदा हो गए, बुप जाइगोट बन गया, हम आ गए। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रही हूँ, मेरे को जरा चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताना। तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो 2n का n कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में? मतलब मैं ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, विच सेल या विच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन 2n कन्वर्ट इनटू n, या फिर सीधे सीधे बोल दो विच सेल अंडरगोज मियोसिस फॉर द गैमीट फॉर्मेशन इन फीमेल एंड इन मेल। एग्जैक्ट नेम चाहिए, टेक्निकल नेम चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर पढ़ूंगी आज के लेक्चर में, और उसके बाद देखते हैं कितना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है। तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो मैं देखूंगी कि कितने लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है।
पहला क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ। मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन से सेल में मियोसिस होती है, जो बेसिकली गैमीट का फॉर्मेशन कराता है फीमेल्स में और मेल्स में। दूसरा क्वेश्चन कि कौन से स्टेज पे होता है ये फीमेल्स में और कौन से स्टेज में होता है ये मेल्स में। ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लू दे देती हूं कहां से आंसर मिलेगा। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का पैरेलल एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वहां वो सारी स्टेजेस भी लिखी हैं, कौन से सेल अंडरगो कर रहा है मियोसिस वो भी लिखा हुआ है। तो इतना मैंने हिंट दे दिया है कि वहां से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखो मैं क्यों ये यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि यहां से ये इंफॉर्मेशन ली, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन ली, दोनों को मिक्स किया और एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक, चलो मूव करते हैं। अब चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। In human being it was found that all the female bear a pair of X chromosome, इसीलिए एक बार बॉडी बनती है। ठीक है, while males have one X chromosome and also one Y chromosome which is comparatively smaller in size। अच्छा, जैसे ही याद आया smaller in size से, तो अगर किसी ने पूछा सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा जीन्स भी उसी क्रोमोसोम पे। ठीक, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम, और सबसे कम जीन्स भी उसी के ऊपर है। आप बोलोगे मैम ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तुमको चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो सोचो एक ही चैप्टर है पर कहां कहां की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जल्दी बताओ, अभी आंसर डिस्कस कर ही रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी है बुक में कि कुछ प्रोजेक्ट चला था, याद आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी में पूरा का पूरा ये स्टडी किया गया था कि कितने क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है, हर जीन क्या करता है। ये अलग बात है कि हमने फाइंड आउट किया कि जितने जीन्स है उसमें से हमें सिर्फ 50% जीन का ही फंक्शन पता है, बाकी अभी भी रिसर्च वाले एरिया में चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें उस चैप्टर में मिल जाएगी। आगे देखते हैं। Thus, in a cross between male and female, there is an equal probability of male and female in progeny। कहा था ना मैंने कि मेल एंड फीमेल में अब कुछ स्पर्म्स में X जाएगा, कुछ स्पर्म्स में Y जाएगा, सिर्फ अकेला XY जाएगा का नहीं, +22, क्योंकि 44 क्रोमोसोम है, जो ऑटोजोम है वो भी तो आधे आधे होंगे। ठीक है, आगे, and female in progeny and sex is determined by presence of a Y chromosome। If Y chromosome is present, it is male, otherwise it is female। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्मूथ सीडेड, चलो जैसे ही शुरू करते हैं, स्मूथ सीडेड बोला है एंड रेड फ्लावर्ड पी प्लांट। अब तुम ये मत बोलना मैम पी प्लांट तो हमने सॉरी वॉयलेट और वाइट कलर का पढ़ा था, पढ़ा होगा, वापस पढ़ा होगा, क्वेश्चन में दिया है ना, तो हमको वही कंडीशन कंसिडर करनी। ये मत बोलना क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, वो अपनी नई कंडीशन दे रहा है, तुमको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे तुम्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे, अपनी नई कंडीशन बना के देंगे और तुमको लगाना वही पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला लॉजिक है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, ये तुमको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि तुम आधे टाइम तो क्वेश्चन पढ़ के बोलो ये सही नहीं लग रहा। ठीक है, क्वेश्चन सही चल रहा है, वो न्यूमेरिकल, वो तुम्हारा लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अ स्मूथ सीडेड एंड रेड फ्लावर्ड पी प्लांट। ठीक है, स्मूथ सीडेड एंड रेड फ्लावर्ड पी प्लांट। अब देखो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए साथ साथ में क्या दे दिया उन्होंने, जीनोटाइप दे दिया। ठीक, जल्दी देख के बताओ कैसा जीनोटाइप है ये। अगर सिर्फ देख के बताना है तो हम बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस है दोनों कैरेक्टर्स। ठीक है, आगे, इस क्रॉस विद स्मूथ सीडेड एंड वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट। अब उसका भी उन्होंने क्या दे दिया, जीनोटाइप दे दिया। तो चलो लिख लेते हैं एस एस, अब मैं स्मॉल एस ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और आर एंड आर क्रॉस किया गया एस एंड एस, आर एंड आर के साथ। चलो वही तरीका, फिनोटाइप क्या है इसका, फिनोटाइप स्मूथ एंड रेड। ठीक, इसका फिनोटाइप बताओ, स्मूथ एंड वाइट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जीनोटाइप। अब जीनोटाइप पूछा नहीं है पर हम अपने रेफरेंस के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों कैसे है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ठीक है, अब अगर अभी तक तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि होमोजाइगस रेसेसिव नहीं बोलना है, सिर्फ रेसेसिव बोलना ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, नहीं हुई है तो बोलते रहो, सही होना इंपॉर्टेंट है।
लॉजिक समझ में आना इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताओ गैमीट्स, वापस वही तरीका। चलो एक स्मॉल एस को दबा देते हैं, कैपिटल एस कैपिटल आर, कैपिटल एस स्मॉल आर। चलो हटाओ, अब बड़े वाले कैपिटल एस को दबा दो, स्मॉल एस कैपिटल आर स्मॉल एस स्मॉल आर। ठीक, इजी तरीका, देखो फटाफट निकल जाते हैं। अच्छा यहाँ भी वही तरीका लगाओ, स्मॉल एस को दबा दिया, कैपिटल एस स्मॉल आर, दोनों सेम ही है तो स्मॉल एस स्मॉल आर ही आना है। चलो कैपिटल एस को दबा दो, स्मॉल एस स्मॉल आर। ठीक, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, फेवरेट काम, पनेट स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख रही हूँ ना कि कंफ्यूज ना हो तुम। कैपिटल एस कैपिटल आर, कैपिटल एस स्मॉल आर, स्मॉल एस कैपिटल आर, स्मॉल एस स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल आर। ठीक, ओके ओके, अब बताओ कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो बताते चलो इसका फिनोटाइप क्या है। कैपिटल है तो ये हो गया स्मूथ और रेड, ठीक है। आगे कैपिटल एस स्मॉल आर तो ये हो गया स्मूथ एंड वाइट, ये अलग है इसलिए मैं इसको सर्कल मार रही हूँ, ठीक है। ओके आगे कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये है स्मूथ एंड रेड, सेम पहले वाले जैसा। फिनोटाइप जीनोटाइप तो दोनों अभी भी अलग अलग चल रहे हैं। चलो यहाँ देखो कैपिटल एस स्मॉल आर तो ये हुआ स्मूथ एंड वाइट, ठीक है। चलो इसको भी सर्कल मारते हैं। आगे आओ यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हुआ स्मूथ एंड रेड। चलो आगे आते हैं कैपिटल एस स्मॉल आर मतलब ये हुआ स्मूथ एंड वाइट, ठीक, ये भी अलग चल रहा है, सर्कल लगाओ। आगे आओ स्मॉल एस कैपिटल आर तो स्मूथ तो नहीं होगा क्योंकि ये रेसेसिव आ गया, तो स्मूथ के ऑपोजिट क्या चलता है, रिंकल्ड, ठीक है। चलो जिसमें झुर्रियां होती है, अब झुर्रियां मतलब ऐसे श्रिंक रहता है, ठीक है, तो लिख दिया रिंकल्ड, और आर जो है वो रहेगा तुम्हारा रेड, ठीक। आखिरी में आते हैं स्मॉल एस स्मॉल आर, देखो ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। स्मॉल एस वापस रिंकल्ड, और स्मॉल आर है तो स्मॉल एस है तो रिंकल्ड, और स्मॉल आर हुआ तो वाइट। चलो रेशियोज देख ले, तो कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं अपन को यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 फिनोटाइप मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ का थोड़ा पोर्शन मैं मिटा रही हूँ। ओके, तो 4 फिनोटाइप मिल रहे हैं, कौन कौन से लिख लेते हैं बाबा। स्मूथ है और रेड है, कितने हैं उसके, 1 2 3 3। फिर दूसरा है स्मूथ है और वाइट है, इसके कितने हैं, 1 2 और 3। अच्छा अगला वाला देखते हैं, रिंकल्ड है और रेड है, कितना है, 1 ही है। और आखिरी वाला वापस रिंकल्ड है एंड वाइट है, ठीक है, तो उसका भी 1 ही, मतलब 3:3:1:1 रेशियो। यही तो पूछा उन्होंने, डिटरमाइन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन द प्रोजेनी। लो हो गया, डन, सॉर्टेड, ठीक है। टाटा बाय बाय नहीं तो बोलोगे मैम टाटा बाय बाय भी। चलो अब इसका रिटर्न फॉर्म में आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा स्मूथ सीड एंड रेड फ्लावर, उसके बाद स्मूथ सीड एंड वाइट फ्लावर। अब देखो या तो रफ बोलो, रफ भी सही है, ठीक है, या तो रिंकल्ड बोलो, वो भी सही है, ठीक है। तो अब उन्होंने रफ यूज किया है तो ये भी ठीक है, या रिंकल्ड यूज करोगे तो वो भी ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमें पता है स्मूथ राउंड एंड रिंकल्ड होता है, या स्मूथ मतलब क्या, एकदम चिकना, और राउंड भी वही हुआ, ठीक है। चलो तो 3:3:1:1 का रेशियो आ गया, हुआ क्लियर। चलो अब देख लेते एक बार, एस आर, फिर कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है, कैपिटल एस स्मॉल आर। अब देखो ये नहीं होगा, क्या होगा, कैपिटल एस स्मॉल आर होगा और स्मॉल एस स्मॉल आर होगा, और बाकी तो सब सारी चीजें सही ही हैं।
कैपिटल एस एंड स्मॉल आर। स्मूथ एंड रेड, अब ये यहाँ पे, हाँ ये सब अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कैपिटल एस, कैपिटल एस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, कैपिटल एस, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, स्मॉल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल एस, कैपिटल आर, और ये हुआ आखिरी में, ठीक हुआ, इतना क्लियर। तो इसी के साथ होता है खत्म तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन। मिलते हैं हम अगली क्लास में, पर उसके पहले क्या करोगे, जितना भी बचा हुआ है वो सारा का सारा क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर दबाओगे तो जो फर्स्ट वाली लिंक फ्लैश होगी उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे क्या आएगा, ये होम पेज आएगा। और देख ही सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो बस जिस भी सब्जेक्ट या कोर्स के लिए तुमने ऑप्ट किया है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अगर बायो पढ़ रहे हो तो बायो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स, उस पर सिलेक्ट करना है। और फिर आ जाएंगे बहुत सारे लिस्ट, उस पर क्लिक करना है और सुनते चलना है। सब सुनना है क्या, नहीं, याद करना है। सबसे मेन है यहाँ पे घुसाना, ठीक है, क्योंकि यही जाने वाला है तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो और पढ़ते रहो।